खुशामदीद, बहुत बहुत स्वागत। इस्तकबाल आप सबका। 8:35 हुआ चाहते हैं। प्रोग्राम सलाम जेके का आगाज हो चुका है। गुलिस्तान न्यूज और जेके 24/7 न्यूज पर बराह रास्त एक साथ आप नशरियात देख रहे हैं। मैं हूं आसिफ रशीद, जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त। नाजरीन, इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत होते हैं, खबरें, तज्जिया और तबसरा इस प्रोग्राम में तरजीहात रहती हैं और मुख्तलिफ इलाकों से हमारे नुमाइंदे भी ग्राउंड जीरो से शामिल होकर मुल्क के अलग अलग रियासतों या हिस्सों या यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ हो रहा है, हालात तो वाक़यात पर मुसलसल नजर रहती है। आज के प्रोग्राम में भी खबरें हैं, तज्जिया होगा, तबसरा होगा, कुछ अहम तरीन रिपोर्ट्स आप तक पहुंचेंगी। सरकारी इदारों की नाक़िस कारकर्दगी पर कुछ नोटिस जारी हुए हैं, उस ताल्लुक से बात करेंगे। कुछ अहम तरीन मामला जिन पर जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा डिबेट्स और डिस्कशंस इन दिनों चल रही हैं, उस ताल्लुक से गुफ्तगू शनीद होगी। आदादुशुमार आपके सामने रखेंगे, कुछ रिपोर्ट्स आपके सामने रखनी है। रिजर्वेशन का मामला न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि लद्दाख के अंदर भी, जिस पर एक रिपोर्ट पेश कर दी गई है और दूसरी तरफ रिपोर्ट मांगी भी गई है, उस ताल्लुक से बात करेंगे। ऐवान के अंदर हंगामा 2 हफ्ते मुसलसल, लेकिन सरकारी खजाने को सबसे ज्यादा नुकसान, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इस प्रोग्राम में हमारे आगे चलकर जैसे जैसे एक एक करके आपके सामने सेगमेंट्स रखेंगे तो उसका भी हिस्सा रहेगा। बैनुल-अक़वामी सतह पर, बिलखुसूस मशरिक़ वस्ता के अंदर या मिडल ईस्ट के अंदर मौजूदा सूरत हाल पर कॉन्टीन्यूसली हमारी नज़र है। जो लगातार डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अफगानिस्तान से कुछ खबरें हैं, वहां पर नुकसान हुआ है सरकार को, उस ताल्लुक से बात होगी। और साथ साथ जम्मू कश्मीर में अहम तरीन ऐसे मामलात भी जो अवाम से जुड़े हैं, अवाम के मसाइल है, और इसलिए न सिर्फ आप तक खबरें पहुंचेंगी और प्रोग्राम के आखिर में इसी को कॉन्टिन्यूटी में आगे ले जाते हुए आपको कॉल्स का भी मौका दिया जाएगा। कुछ एक मिनट्स होते हैं, अपनी बात जरूर कॉलिंग वाले सेगमेंट में रखिएगा, मगर साथ साथ वो स्पेशल सेगमेंट जिसका आज 7वां एपिसोड होगा, जम्मू कश्मीर के अंदर ऑनलाइन गैम्बलिंग से नुकसान के ताल्लुक से कुछ अहम तरीन सवालात और खदशात को दूर करने की कोशिश हमने की है और सवालात का जवाब लेने की कोशिश मुख्तलिफ फील्ड्स में काम करने वाले, चाहे वो टेक इंडस्ट्री से लोग हों, IT से लोग हों, या फिर वो लोग जो कानून के माहिरीन हैं, जो जम्मू कश्मीर के अंदर भी जानते हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों की तरह इस वक्त भी शायद एक बहुत बड़ी रुकावट कानून का कमज़ोर होना है। यही वजह है कि हम मरकजी खित्ते के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। उस पर भी थोड़ी देर में चलेंगे। 9:30 के आसपास वो गुफ्तगू भी शुरू होगी। खास मेहमान हमारे साथ आज के स्पेशल सेगमेंट में ज्वाइन करेंगे, उनकी बात आप सुनिएगा। इसके अलावा न सिर्फ प्रोग्राम आप टेलीविजन स्क्रीन पर जेके न्यूज़, जेके 24/7 और गुलिस्तान न्यूज़ पर देखेंगे, बल्कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी, जिनमें फेसबुक है, कू है, इंस्टाग्राम है, एक्स है, यूट्यूब है। वक्फे वक्फे से नशरियात जारी रहेंगी। कमेंट सेक्शन में जाएं, अपनी बात रखिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर भी एक क्लिक पर हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में आपको एक साथ तीनों जबानों में खबरें मिलेंगी, उस ताल्लुक से बात करेंगे। लेकिन फॉर्मेट सेट है जिसके मुताबिक हमें और शराइत के साथ आगे बढ़ना होता है। जब प्रोग्राम की शुरुआत हुई है, इब्तिदा में आप तक पहुंचेगी हिस्ट्री ऑफ द डे। इतिहास के पन्नों को पलटा तो पता चला कि दिसंबर की 12वीं तारीख भी हिस्ट्री ऑफ द डे में सबसे अहम तरीन दिनों में से एक है, जहां एक लंबी फहरिस्त है वाकयात की या इंसिडेंट्स की, लेकिन चंद अहम तरीन वाकयात स्टूडियो में मेरे साथ गौहर कुचे मौजूद हैं जो इन वाकयात की तफसीलात आपके सामने हिस्ट्री ऑफ द डे में रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। तो प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से, आज 12 दिसंबर मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, चंद मालूमात वाक़ात जो हम आपकी नजर करेंगे, उसके बाद ही बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत करेंगे। और आज ही के दिन क्या कुछ हुआ है हिस्ट्री ऑफ द डे में। 12 दिसंबर साल 1925 में रजा पहलवी ने शाह ईरान के ओहदे का हलफ उठाया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1996 में हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान गंगा के पानी का समझौता हुआ, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1975 में सऊदी अरब में गैस स्टोव फटने से लगी आग में तकरीबन 138 लोगों की जान चली गई है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 12 दिसंबर साल 1923 में इटली में पो नदी पर बने बांध फटने से 600 लोग मारे गए, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1916 में फ्रांस के मोडेन में ट्रेन हादसे में 543 अफराद हलाक हुए। आज ही के दिन 12 दिसंबर साल 1911 में शहंशाह ने बंगाल की पहली तकसीम को कालादम करार दिया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में ब्रह्मचार्य आश्रम कायम किया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1884 ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच खेला गया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1822 में अमेरिका ने मैक्सिको को एक आजाद मुल्क के तौर पर मंजूरी दे दी, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 1800 में
वाशिंगटन को अमेरिका की राजधानी बनाया गया। 12 दिसंबर साल 1988 में गुलाम इसाक खान पाकिस्तान के सदर मुंतखब हुए और आज ही के दिन 12 दिसंबर साल 1932 में सोवियत रूस और चीन के दरमियान सियासी ताल्लुकात बहाल हुए, वो आज ही का दिन था। तो नाजरीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि 12 दिसंबर को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, चंद मालूमात वाक़ात जो हमने आपकी नजर किए हैं। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत, और खबरों की शुरुआत करेंगे आसिफ रशीद। चलिए, प्रोग्राम में हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद अहम तरीन मौज़ूआत की तरफ चलेंगे, खबरों की तरफ। और इससे पहले मकामी सतह की खबरें आप तक पहुंचे। जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से बात हो या मुल्क के अंदर बाकी हिस्सों में या दारुल-हुकूमत दिल्ली चलेंगे, चंद अहम तरीन मालूमात आप तक पहुंचे या खबरें आप तक पहुंचाना जरूरी है। अफगानिस्तान, सीरिया, लेबनान, गजा या आसपास के हिस्सों में जो सूरत हाल है। प्रोग्राम का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। अफगानिस्तान में एक वजीर की मौत हुई है। खुदकुश धमाके के अंदर यह नुकसान अफगानिस्तान को उठाना पड़ा है और जो इतलात मौसूल हुई हैं उसमें काबुल के अंदर धमाके की तस्दीक सरकार की जानिब से की गई है, जिसमें अफगान दारुल-हुकूमत में होने वाले इस धमाके में हक्कानी नेटवर्क के सीनियर रहनुमा और अफगान वजीर बराए मुहाजिरीन खलीलुर रहमान हक्कानी जाबहक हो गए हैं, जिसकी तस्दीक अफगान तालिबान की जानिब से भी कर दी गई है। वजारत दाखिला के तर्जुमान अब्दुल मोहसिन कानी की तरफ से भी तस्दीक करते हुए यह बताया गया कि धमाका वजारत मुहाजिरीन की इमारत के अंदर हुआ, जिसमें खलीलुर रहमान हक्कानी समेत मुतअद्दिद अफराद जाबहक हुए हैं। और खलीलुर रहमान हक्कानी जो अफगान वजीर दाखिला के करीबी भी माने जाते हैं, इसकी कंफर्मेशन खुद रिपोर्ट्स के जरिए की गई। और साथ साथ ये भी बताया गया सिराजुद्दीन हक्कानी के चचा और हक्कानी नेटवर्क के बानी जलालुद्दीन हक्कानी के भाई थे। जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे इंसानी अंस हक्कानी ने भी खलीलुर रहमान हक्कानी समेत 6 अफराद के जाबहक होने की तस्दीक कर दी। और ये उन वजीर की तस्वीर है जिनकी मौत हुई है। खलीलुर रहमान, जिनका नाम है हक्कानी जहर की खलीलुर रहमान हक्कानी, जिनकी नमाज जनाजा अदा की गई। और इतलात यह है कि नमाज ज़ोहर वो अदा कर रहे थे जब ये तालिबान के इस बड़े और इंपॉर्टेंट दफ्तर के अंदर, जो स्ट्रेटेजिक एतबार से भी काफी अहम माना जाता है, उसके अंदर धमाका हुआ है। तालिबान तर्जुमान के मुताबिक खलीलुर रहमान हक्कानी को दाइश ने निशाना बनाया। 2021 में अफगान तालिबान के दोबारा इक्तदार में आने के बाद खलीलुर रहमान हक्कानी को वजीर बनाया गया था और तब से वो खिदमात अंजाम दे रहे थे। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने जब काबुल में दहशतगर्द हमला हुआ, अबूरी अफगान वजीर खलीलुर रहमान हक्कानी के जाबहक होने पर एक तो पाकिस्तान गवर्नमेंट का ऑफिशियल रद्दअमल भी जाहिर किया या दुख का इजहार किया, लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि दाइश पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह के हमलों को अंजाम देने की कोशिशें कर रहा है और टीटीपी जैसे कलदम तंजीमों के साथ मिलकर ये सूरत हाल बनाने की कोशिशें जो अफगानिस्तान के अंदर की गई, यानी अभी भी बड़े लोग या वीआईपीज पाकिस्तान के अंदर भी टारगेट हो सकते हैं, इसकी तरफ भी इशारा किया गया। साथ साथ अफगानिस्तान में वजारत बराए अफगान मुहाजिरीन पर दहशतगर्द हमले में कीमती जानों के नुकसान पर भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अमेरिका, बरतानिया समेत मुतअद्दिद ममालिक की तरफ से इजहार ताज़ियत किया गया, दुख का इजहार किया गया और जो नुकसान हुआ है उसका बदला लेने के लिए भी अफगान तालिबान से कहा है कि ये तमाम तंजीमें जो इंसानों के लिए, इंसानी हुकूक के लिए खतरा लाहक हैं या पैदा करती हैं, इनका जवाब इसी तरीके से दिया जाना चाहिए जिस हिसाब से उन्होंने नुकसान किया है। तो अफगान दारुल-हुकूमत के अंदर धमाके में हक्कानी नेटवर्क के सीनियर रहनुमा और अफगान वजीर बराए मुहाजिरीन खलीलुर रहमान हक्कानी जोहर की नमाज अदा कर रहे थे। वजारत की इमारत के अंदर जब ये धमाका हुआ, कुल 6 लोगों की मौत हुई, जिसमें वजीर मुहाजिरीन खलीलुर रहमान जाबहक हो गए हैं। चलिए नाज़रीन, ये थी अफगानिस्तान के हवाले से खबर। अब जरा बढ़ते हैं आगे, बात जरा गजा की भी करते हैं, क्योंकि इसराइल और गजा के अंदर जिस तरह से हालात बने हुए, खासकर गजा के अंदर जहां पर इजरायली फोर्सेस की जानिब से आज भी लगातार जो हमले किए जाने हैं, जिसकी वजह से इंसानी जो जाने हैं वो ज़ाया हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली के अंदर कल एक इजलास बुलाया गया और इजलास के दौरान एक रेजोल्यूशन, एक करारदाद पास की गई है, जहां पर इस बात पर जोर दिया गया है कि गजा के अंदर फौरी जंगबंदी की जाए। इस हवाले से एक करारदाद पास की गई और करारदाद के हक में तकरीबन 158 वोट पड़े हैं करारदाद के हक में कि गजा के अंदर जल्द अज जल्द जंगबंदी होनी चाहिए, जबकि 193 मेंबरान में से 13 गैर हाजिर रहे और 158 वोट करारदाद के हक में पड़े हैं कि गजा के अंदर
जंगबंदी होनी चाहिए। उसके साथ साथ ही जो गजा के अंदर UNRWA जो अक़वाम मुत्तहिदा UN की एक तंजीम है जो वहाँ पर काम कर रही है लोगों की जो बुनियादी सहूलियात पहुँचाने के लिए, उसके हक में भी वहाँ पर कल एक करारदाद पास की गई है जिसके हक में 159 वोट पड़े हैं और 9 वोट उसके खिलाफ पड़े हैं, जबकि 11 गैर हाजिर रहे हैं। ये वो जमात है, इदारा है जो गजा के अंदर काम कर रहा है लोगों के जो बुनियादी सहूलियात हैं वो पहुंचाने के लिए, जिस पर इजराइल की जानिब से पाबंदी आयद की गई थी और उस पाबंदी को हटाने के लिए उस करारदाद को पास किया गया। और ये इस बात पर जोर दिया गया है कि जितना मुमकिन हो गजा के अंदर जल्द अज जल्द जंगबंदी हो ताकि वहां पर जिस तरह से हालात बने हैं उन हालात पर काबू पाया जा सके। 7 अक्टूबर 2023 के हमास के हमले के बाद छिड़ने वाली इस जंग को 14 महीने बीत गए हैं और 44,805 लोगों की 14 महीनों में इजराइल की तरफ से की गई कार्रवाइयों में मौत हुई है। सबसे ज्यादा जो फलस्तीनी इसमें मारे गए हैं इनमें खवातीन और बच्चे शामिल हैं और जख्मियों की तादाद यूनाइटेड नेशंस के अगर इदारों की रिपोर्ट्स को सही माना जाए तो 1,06,257 के आसपास है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुतासरा इलाकों के अंदर इमदाद कैसे पहुंचे, वो तभी मुमकिन है जब जंगबंदी होगी। ये जो शेलिंग का, ये जो बॉम्बिंग का या बम्बार्ड का सिलसिला है, ये किसी हद तक अगर थमे तो रास्ते साफ हो सकते हैं। इसीलिए ये 2 दिन तक जो लगातार बहस होती रही सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, फिर UNRWA के अंदर, यूनाइटेड नेशंस जो रिलीफ का बड़ा इदारा कहलाता है UNRWA, इसकी तरफ से बाकायदा 2 बड़ी डिबेट्स करवाई गई और डिबेट्स के आखिर में जाकर वोटिंग हुई जिसमें 9 लोगों ने इसकी मुखालफत में वोट दिया कि इजराइल ये कार्रवाइयां अगर करता है तो वो अपने उस जवाबी हमले के खिलाफ कर रहा है जो 7 अक्टूबर को हुआ था, जहां पर हमास के कुछ लोगों को, हमास की तरफ से कुछ लोगों को यरगमाल भी बनाया गया था। ये सारा सिलसिला जहां से शुरू हुआ था। लेकिन 150 प्लस वोट, 153 लोगों ने वोट इसके हक में किया कि फौरी तौर पर लोगों को इमदाद पहुंचाई जानी चाहिए, खाना पहुंचा जाना चाहिए। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मुतासरा इलाकों के अंदर या जंगजदा इलाकों के अंदर फौरी तौर से इमदाद पहुंचे, इसके लिए रास्ते साफ किए जाए, इसलिए करारदाद के हक में वोट पड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि करीबी हिस्सा सीरिया के अंदर भी बमबारी का सिलसिला तेज हुआ है। तमाम बशार अल असद के वक्त में जो जेलें थीं उनको बंद कर दिया गया है, कुछ को तहलील कर दिया गया है। नई हुकूमत की जानिब से जो अबूरी हुकूमत के तौर पर है मोहम्मद अल बशीर, जिनने बतौर वज़ीर आज़म जिम्मेदारी भी संभाल ली है। लेकिन इन सब के बीच में मुख्तलिफ इलाकों में गोलान हाइट्स पर कब्जा या फिर बफर जोन के ऊपर कब्जे के बाद मुतअद्दिद इलाकों में, जिनमें कहा गया कि सबसे ज्यादा सीरियन रेबल्स जो खुद को कहलाते हैं उनके डिपोज थे, उनका हथियार था, उसको निशाना बनाने के नाम पर मुतअद्दिद इलाकों में सीरिया के अंदर भी हमले इजराइल की जानिब से किए गए हैं। ये मशरक़ वस्ता की सूरत हाल थी। अब जरा खबरें मकामी सतह पर और कौमी सतह पर क्या कुछ हो रहा है उस ताल्लुक से जरा बात करेंगे। जम्मू कश्मीर चलते हैं। सरमा के दौरान मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जहां पर बिजली की सूरत हाल को लेकर या लोड शेडिंग के ताल्लुक से शिकायतें मौसूल होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कहीं पर इतलात मौसूल होती हैं तो वो सरमा के इन 4-5 माह के दौरान आतिशज़दगी के भयानक वाक़यात से और करोड़ों रुपए की मालियत के साजो सामान का नुकसान या फिर अमलाक का नुकसान मुतअद्दिद इलाकों में होता है। इसकी तस्दीक भी सरकारी रिपोर्ट्स में होती है। ऐसी सूरत हाल आज भी है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, या तो जंगलात में या रिहायशी इलाकों के अंदर नुकसान की खबरें मौसूल हो रही हैं। सुबह कश्मीर में आतिशज़दगी का एक और वाक़या पेश आया है और टंगमर के इलाके नंबलनाड के जंगलाती इलाके में आग लगी है जिससे नुकसान की खबरें हैं। और अभी तक की मौसूला इतलात के मुताबिक अगरचे इस आग को मजीद फैलने से रोका गया, लेकिन साथ साथ मकामी लोगों का एक बहुत बड़ा एफर्ट था जिसने इस पूरे इलाके के अंदर, जहां फौरी तौर इन्होंने कार्रवाई की और सब सोने को मजीद नुकसान होने से बचाया। हालांकि जुज़वी नुकसान अभी तक बताया जा रहा है। मकामी लोगों ने साबिका सरपंच मंजूर अहमद के हमरा इस इलाके के अंदर काफ़ी मुशक्कत की। रात का वक्त था, सर्दी भी थी और दूसरी बात चैलेंजेस बहुत ज़्यादा, जब आपके पास इक्विपमेंट्स कम हो, खुद को बचाने के लिए साजो सामान कम हो। रेंज ऑफिसर गुलमर्ग ने भी आवाम से अपील की है कि वो जंगलात में आग वगैरह ना जलाएं। जंगलात का नुकसान होने से अगर बचाना है या बचना है तो लोगों से अपील की गई है कि वो जिस तरीके से ताउन कर रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में माजी में इस तरीके से भी आग की घटनाएं या वाक़यात रुनमा हुए हैं जहां पर किसी ने आग थोड़ी देर जलाई तो उसके बाद जंगलात के जंगलात तबाह हुए। वैसी सूरत हाल न बने इसके लिए इंतजामिया के साथ ताउन किया जाए।
इसके लिए हुकाम की जानिब से अपील की गई है। बहरहाल एक और आतिशबाजी का वाकया कल इसी प्रोग्राम में आपको बताया था कि डीएचपुरा के एक इलाके में कुलगाम साउथ कश्मीर में नुकसान हुआ था। 4 रिहायशी मकानात जिनमें कुछ गांव खाने भी थी उन्हें नुकसान पहुंचा था और इन कंफर्मेशन के बाद मुख्तलिफ इलाकों में फायर सर्विसेज का अमला भी मुतहरिक नजर आ रहा है। सरमा की बात हुई है तो आगे बढ़ेंगे, बात जरा मौसम की। प्रोग्राम के आखिर में आपको जरूर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रात के दर्जा हरारत में कमी दर्ज की गई है, उस ताल्लुक से अपडेट करेंगे। महकमा मौसमियात श्रीनगर और जम्मू के दफ्तर से कंफर्मेशन होगी कि माइनस टेम्परेचर किन इलाकों में था, कहां पर नॉर्मल था और आज दिन मौसम कैसा रहने वाला है। लेकिन पहले जरा आपको इस वक्त की सूरत हाल क्या है वो बताते चले। और मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता 6 घंटों के दौरान बर्फबारी हुई है। ताज़ा बर्फबारी गुलमर्ग में हुई है, कुपवाड़ा में हुई है, पीर पंचाल बेल्ट में हुई है, मचल कुपवाड़ा के अंदर हुई है, उड़ी टंगधार के अंदर हुई है, जुजिला पास पर, लेह और करगिल के वाला इलाकों में बर्फबारी की वजह से मुतद्दिद इलाकों में ठंड थोड़ी सी कम हुई है और रात की दर्जा हरारत में भी गिरावट दर्ज की गई है। शहर श्रीनगर से भी इतलात है जहां पर बारिश इस वक्त हो रही है और बूंदाबांदी ने या बारिश ने थोड़ी सी राहत माइनस टेम्परेचर से लोगों को दी है। श्रीनगर लेह शाहरा बंद है, मुगल रोड फिर से बंद हो गई है, सिंथन टॉप रोड बंद है। और ये सिर्फ एक हिस्से की बात नहीं, जब आप नॉर्दर्न बेल्ट की तरफ भी जाएंगे तो इंपॉर्टेंट रास्ते जहां पर इतलात हैं। और ये तस्वीरें मुख्तलिफ इलाकों से, टिकीपुरा लोलाब की तस्वीर है, टंगमर्ग की तस्वीर आपके सामने है, गुलमर्ग के कुछ इलाकों की तस्वीर आपके सामने है। और जो महकमा मौसमियात की जो एक्सपेक्टेशंस थी या महकमा मौसमियात की जो पेशगोइयां थी उसके मुताबिक मौसम ने करवट ली है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। और ये तस्वीर, ये मनाजिर जो आपके सामने वो सोनमर्ग मार्केट के हैं। निचले इलाकों में भी बारिशों ने थोड़ी सी राहत पहुंचाई है क्योंकि जो माइनस टेम्परेचर था या ठिठुरती सर्दी थी जिसमें लोग गर्म मलबूसात पहले ही निकाल चुके थे, कांगड़ी वगैरह का इस्तेमाल, हीटिंग गैजेट्स का इस्तेमाल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल, वो जो दिन में भी हो रहा था, थोड़ा सा शायद फर्क महसूस किया जाए क्योंकि बदलते मौसम ने राहत पहुंचाई है। इस वक्त जो कंफर्मेशन हो रही है, 3 इंपॉर्टेंट रास्ते बंद हो गए हैं। मुगल रोड फिर से बंद है, 2 से 3 इंच बर्फबारी हुई है, इस तरह की इतलात है। पुशाना से ऊपर आप जाएंगे, साउथ कश्मीर के शोपियां वाली साइड से भी आप पुंछ की तरफ, राजौरी की तरफ, जम्मू की तरफ आना चाहेंगे तो वो नहीं आ सकेंगे, रोड ऑफिशियली बंद है। कुपवाड़ा में बर्फबारी का मतलब यह है कि जो टंगधार और करना को जोड़ने वाले रास्ते हैं जहां पर एक तवील मुद्दत से टनल का मुतालबा हो रहा है, वो रास्ते फिलहाल इस वक्त मुतासिर हुए हैं, इस तरह की कंफर्मेशन है। राजदान टॉप पर भी बर्फबारी की वजह से गुरेज और दीगर मुलक्का इलाकों को जोड़ने वाले रास्ते या सड़कें जो है वो बंद हो गई हैं, ये कंफर्मेशन हो रही है। और साथ साथ ये भी कि सिंथन टॉप जो पीर पंचाल बेल्ट को, जो चिनाब वादी को पीर पंचाल या फिर कश्मीर सूबे के साथ जोड़ने वाला इंपॉर्टेंट रास्ता है, वो भी इस वक्त बंद है, इस तरह की कंफर्मेशन है। लद्दाख खित्ते को कश्मीर के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर लेह गुमरी रोड फिलहाल इस वक्त बंद है और आइंदा 24 घंटों में मजीद बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के श्रीनगर और जम्मू दफ्तर से जो तस्दीक की जा रही है। गौहर, बिल्कुल, ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर ये श्रीनगर की हैं जहां पर जो हल्की बूंदाबांदी जो है वहां पर हो रही है, उसकी वजह से भी दर्जा हरारत में और ये ऑर्डर भी निकला है जहां पर अफसरान को जिम्मेदारियां टंगधार के अंदर दी गई। बिल्कुल, टंगधार के अंदर भी अफसरान को जिम्मेदारियां दी गई हैं। उसके साथ साथ ही वादी के दीगर जो बालाई इलाके हैं वहां पर भी हल्की बर्फबारी हुई है, जिनमें गुरेज, बांडीपुरा है, उड़ी है, टंगधार है, मत्सिल है, कुपवाड़ा है, लोलाब है, वहां पर हल्की बर्फबारी है। और उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे जो आने वाले जो कुछ घंटे हैं, माना जाता है कि आज शाम तक जम्मू कश्मीर, खासकर वादी कश्मीर की जो मौसम है उसमें तब्दीली रहेगी और आज शाम से बेहतरी की उम्मीद नज़र आएगी। ऐसा मौसम के हवाले से मज़ीद तफसीलात के लिए हम पहले इशफाक के पास चलते हैं टंगमर्ग के अंदर। उसके साथ साथ ही हमारे साथ जो आकाश मलिक भी सुरनकोट से जुड़ चुके हैं, उनके पास भी चलेंगे। पहले इशफाक के पास चलेंगे। इशफाक, जरा अपडेट कीजिएगा किस तरह का मौसम है गुलमर्ग टंगमर्ग के अंदर, क्या अभी भी बर्फबारी हो रही है या कि रुक चुकी है बर्फबारी? किस तरह का मौसम है टंगमर्ग गुलमर्ग के अंदर? जी बिल्कुल गौर साहब, जिस तरीके से हम मौसम के बारे में अपने व्यूअर को जो है उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं, वो खासकर जो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग के हिस्से में अभी आना चाहते हैं, सयाहों के लिए हवाले से अपडेट बताते चल कि इस वक्त जो है मैदानी इलाकों में अगरचे हल्की बर्फबारी हो रही है, ताहम टंगमर्ग गुलमर्ग में इस वक्त जो है अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है। अगरचे गुलमर्ग में 4 इंच के करीब बर्फबारी जो है रिकॉर्ड की गई है, वही टंगमर्ग में
3 इंच के करीब जो है वो बर्फबारी जो है अभी तक रिकॉर्ड की है और इस वक्त भी अच्छा खासा मौसम बना हुआ है और बर्फबारी जो है वो हो रही है, क्योंकि इस मौसम के हवाले से यहाँ पर जो बहुत सारे लोग सयाहत से वापस आएगा साहब, तो उनको इस मौसम का काफी इंतजार रहता है कि कब जम्मू कश्मीर के इस हिस्से में जो है मौसम बदल जाए और वो सयाहत से जो वापस लोग हैं उनका रोजगार जो है वो सयाहत पर भी मबनी है, ताकि उनके रोजगार में जो है वो बेहतरी हो। और उम्मीद ये करते हैं कि इशफाक, जैसे ये भी जानना चाहेंगे मौसम के हवाले से क्या कोई एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि 2 रोज कबल भी जो सयाह आने वाले हैं गुलमर्ग के अंदर उनके लिए एक एडवाइजरी जारी की गई थी, क्या इस बार भी एक एडवाइजरी जारी हुई है? जी बिल्कुल, स्वस्वाही लाइव रिश्ता के दौरान जो है हमें एसडीपीओ गुलमर्ग और एसडीएम गुलमर्ग की तरफ से बादतूरी हिदायत जो है मौसूल हुई है कि जो एडवाइजरी 2 दिन पहले जो है यहाँ के सिविल इंतजामिया निकाली है उसी एडवाइजरी पे जो है अब अमल किया जाएगा और आज उस एडवाइजरी को फॉलो किया जाएगा। और जो भी गाड़ी चाहे वो सयाहों की हो या लोकल्स की हो जो गुलमर्ग जाना चाहते हैं उन्हें बगैर जंजीर के जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी जाएगी। और यहाँ पर जो है जो भी गाड़ियां जो है जिनको एंटी सिक्योरिटी चेन जो है लगे होंगे उन्हीं गाड़ियों को गुलमर्ग जाने की इजाजत आज दिन भर जो है दी जाएगी। अच्छा, ये भी बताइएगा कोई फ्रेश एडवाइजरी उन लोगों के लिए भी जो बाहर से आने वाले लोग हैं, मुतद्दिद लोग जो इंतजार कर रहे थे बर्फबारी के सीजन में और रश भी काफी ज्यादा है, खबर है कि मैक्सिमम होटल्स बुक हैं, शायद वो भी एक परेशानी है, तो जो आना चाह रहे हैं वो वक्त से पहले, आने से पहले ही जिन इलाकों से निकलेंगे नकलो हरकत करेंगे तो उससे पहले ही बुकिंग्स करें। इस ताल्लुक से कोई ताजा एडवाइजरी कंसर्न अथॉरिटीज की? इशफाक, चलिए आकाश के पास चलते हैं। आकाश, लेटेस्ट अपडेट क्या है मुगल रोड के हवाले से? जी आसिफ, आज देर शाम के जब हल्की सी बर्फबारी हुई पुशाना से लेकर पीर गली तक, इस वक्त जो है 4 से 5 इंच स्नोफॉल रिकॉर्ड की गई। वहीं पे बात करें मुगल रोड के हवाले से, बात करें आज तारीखी मुगल शहर ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए जो है देर शाम गई जो है बंद कर दी गई थी। अभी अभी ऑफिशियल से भी बात करने की कोशिश की उनने साफ लफ्जों में कह रहा है कि खराब मौसम की वजह से जो है पीर गली से उस साइड का जो इलाका है उसमें जो है हैवी स्नोफॉल है, जिसकी वजह से तारीखी मुगल शहर को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। डिपार्टमेंट की तरफ से जो है आज जिस तरह की से आज जो है पीर पंजाल के इलाके में मौसम में थोड़ी सी तब्दीली आई है। इस वक्त मौसम जो है पीर पंजाल के मैदानी इलाकों में थोड़ा सा साफ नजर आता हुआ दिख रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट ने कहा है कि मशीनरी आने वाले आधे घंटे में लगाई जाएगी। अगर मौसम साफ रहता हो सकता है ये देर शाम तक खुल जाए, लेकिन जिस तरीके से पीर गली से आगे का इलाका है, हीरपुर और दुबचिया का इलाका है, वहां पे स्नोफॉल का बताया जा रहा है कि वहां पे काफी स्नोफॉल हुई है। तो उस तरह से देखा जाता है कि आज लगता नहीं है कि इस शहर को खोला जाए। जी आसिफ, मैं इशफाक से एक सवाल पूछ रहा था। इशफाक, मुतद्दिद खबरें ये हैं कि होटल्स बुक हो चुके हैं, अब पाँव रखने की जगह गुलमर्ग के अंदर नहीं है, या अगर मुल्का इलाके में भी कोई जाना चाहे कोई फ्रेश एडवाइजरी इस ताल्लुक से है? क्योंकि कल कुछ ऑफिशियल्स ये कह रहे थे, जो इतलात आ रही थी कि अगर कोई गुलमर्ग आना चाह रहा है तो पहले से बुकिंग का भी सोच ले, बाकी सारी चीजें। ऐसी सूरत हाल वाकई में बनी है? और अगर कोई ताज़ा तरीन कोई एडवाइजरी हो तो वो भी जरा अपडेट कर दें देखने वालों के लिए। आसिफ जी, जिस तरह से आपको पता ही होगा कि क्रिसमस और नए साल की आमद के हवाले से गुलमर्ग में जो है पूरी तरह से जम पैक रहता है, और इस हवाले से अभी जो तफसीलात कल सोशल मीडिया पे गश्त कर रहे हैं कि पूरी तरह से गुलमर्ग जम पैक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि गुलमर्ग में बहुत सारे अब सरकार की तरफ से जो कि होम स्टे को भी तरजीह दी गई है और यहाँ पर गेस्ट हाउस जो नए बनाए गए हैं साल 2019 के बाद, वहां पर अभी जो है उस तरह की बुकिंग नजर नहीं आ रही है। और इंतजामिया ने भी इसमें अभी कंफर्मेशन या कोई उनकी तरफ से हुक्मनामा अभी सामने नहीं आया कि पूरी तरह से गुलमर्ग जम पैक है। आप बता केबल कार के हवाले से ये है कि केबल कार में जो है पूरी तरह से वो बुकिंग हो चुकी है, क्योंकि नए साल की पहली तारीख है 2 जनवरी तक जो है गुलमर्ग का जो केबल कार है वो बुक किया गया है। और जो लोग सयाह जो गुलमर्ग आना चाहते हैं, वो बर्फबारी को देखना चाहते थे, उस हवाले से उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर पूरी तरह से ऑनलाइन है, 100% ऑनलाइन। और जो ऑफलाइन में जाना चाहते थे उनको कोई जो है उस तरह से सहूलियत फराहम नहीं की जाती थी। अब यही है कि अब नया साल भी आने वाला है, क्रिसमस भी है, और इस हवाले से गुलमर्ग के अंदर कुछ होटल्स जो है वो बुक पड़े हुए हैं, क्योंकि उनका जो टैरिफ है वो अच्छा खासा टैरिफ उनका रहता है। लेकिन गुलमर्ग से टंगमर्ग तक जो होटल्स है उनकी अभी उस तरह से बुकिंग नहीं हुई है। जैसा हम उम्मीद करते हैं कि अब मौसम बदल गया है और यहाँ पर मौसम बदलने के साथ ही इंतजामिया इस हवाले से जल्द एक एडवाइजरी निकालेगा, ताकि जो बाहर से हमारे मेहमान आना चाहते हैं इस मौसम का लुत्फ लेने के लिए, उन तक भी सही इंफॉर्मेशन जो वो पहुंच सके। और खास बात यह कि जो गुलमर्ग
जो सयाह आना चाहते हैं उनके लिए जो यहाँ पर गुलमर्ग से टंगमर्ग तक जो सरकार की तरफ से तयशुदा रेट जो एंटी सिक्योरिटी चेंज में है वो 600 रुपया उनको देना पड़ेगा, और तब जाके वो गुलमर्ग जो है इस सफर जो है अपना आसान बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इशफाक डार हमारे साथ थे, हमें आकाश मलिक ने ज्वाइन किया था। और इधर इतलात यह है कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी एक प्रपोजल जो है अथॉरिटीज़ को भेजा है। इस सिलसिले में 27 दिसंबर से वादी कश्मीर और जम्मू के इलाकों में हो सकता है कि जो कॉलेजेस हैं उनमें भी छुट्टियों का ऐलान कर दिया जाए, स्कूलों की तरह या मुख्तलिफ इदारों की तरह। जैसे विंटर्स में छुट्टियों का एक सिलसिला शुरू होता है मिड दिसंबर में या फिर सेकेंड वीक में, जो शुरू भी हो चुका है। स्कूलों के अंदर छुट्टियां पड़ चुकी है 9 तारीख से बाद ही, लेकिन कॉलेजेस में 27 तारीख तक पड़ सकती हैं। और जो प्रपोजल दिया गया है उस पर हतमी फैसला सरकार का होगा और उसके बाद इस पर मोहर लगने के बाद छुट्टियों का ऐलान किया जाएगा। 9 बज रहे हैं, वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार वापस लौटेंगे तो मौसम के अलावा भी दीगर कुछ खबरें हैं। बात रिजर्वेशन के हवाले से, क्योंकि अहम तरीन पेशरफ्त लद्दाख में भी और जम्मू कश्मीर में भी हुई है और बात दिल्ली तक गई है, और दीगर मौज़ूआत भी ब्रेक के उस पार। ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका 9 बज चुके हैं। प्रोग्राम सलाम जी के आप देख रहे हैं, जहां पर मौसम सरमा या ताज़ा बर्फबारी या बारिशों की इतलात मुख्तलिफ इलाकों से हैं, अपडेट आपको किया। लेकिन सरमा के दौरान भी मुतअद्दिद इलाकों में पीने के साफ पानी की किल्लत की शिकायतें मौसूल हो रही हैं। जनूबी कश्मीर आपको लिए चलते हैं, जहां पर दमहाल हाजीपुरा के वारीपुरा इलाके के अंदर मकामी लोगों की तरफ से एहतजाज किया गया और महकमे से नाराजगी का इजहार किया गया। मकामी लोगों की बात को अगर सही माने तो तकरीबन गुज़श्ता 4 रोज से इलाके में पीने का साफ पानी नहीं है, वाटर सप्लाई मुतासिर है, जिसकी वजह से मुश्किलात हैं और आज लोग एहतजाज करने पर मजबूर हुए। सुबह सुबह खाली बर्तनों के साथ लोग बाहर निकले, खवातीन भी इनमें शामिल थी, सड़कों पर निकली। डीएचपुरा वारीपुरा के इलाके की ये तस्वीरें हैं। और आज जब लोगों से हमारे नुमाइंदे ने सवालात पूछे तो कहा गया कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पानी सप्लाई मुतासिर होने और ये खबर या ये जो इतला है वो महकमे के नोटिस में भी है, इसके बावजूद भी गैर संजीदगी का मुजाहिरा किया गया है। जल शक्ति की वजारत से जावेद राना साहब से अपील की गई है कि वो इन मामलात में इजाफा करें, क्योंकि अफसरान मुतअद्दिद मकामात पर मकामी लोगों के मुताबिक शिकायतें नोटिस में होने के बावजूद भी मुश्किलात का अजाला करने में नाकाम साबित हुए हैं और वाटर सप्लाई इन इलाकों में मुस्तकिल रहे, इसको यकीनी बनाने में अफसरान नाकाम हुए। जिसके बाद जावेद राना साहब से और उनके दीगर मातहत काम करने वाला जो अमला है उससे अपील की जा रही है कि वो फौरी तौर से इस बात को यकीनी बनाए कि इन मुतासरा इलाकों के अंदर फौरी तौर पर पीने का साफ पानी पहुंचे। अगर आप देखेंगे तो सरमा के दौरान वैसे मुश्किलात नहीं होनी चाहिए, पानी की कमी, लेकिन बार बार हम आपको बता रहे हैं जो माहौलियात को नुकसान पहुंचा है, जिस पर मुतअद्दिद रिपोर्ट्स आई, एनजीटी कई बार इन मामलात का सख्ती से नोटिस भी लेता है, यही उसका नतीजा है जो आज आप देख रहे हैं। खाली बर्तनों के साथ लोग एहतजाज करते हैं कि उन इलाकों में जहां पर आबी ज़खायर की कोई कमी नहीं थी, उन इलाकों में भी लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। बराबर 4 रेत वन गोस रेतस गोस आब कहें मंदगुर आब दिवान कहें यमो कम से कम 40 पोस्ट तुलमित यम पे, मगर आब कहें प्रॉब्लम मेहरबानी कर मसला हल अस पोस्ट गन खड़ा नत गो आब मेहरबानी कर आब यमो तुल वो पोस्ट 50 पोस्ट दिख मन वरिस आब अस पोस्ट खड़ा कर मेन गए मजबूर क्वालिटी ना आब अस कत गो 5 किलोमीटर गन दूर आबस अस कत गो कर सोन फैसलो कर वन क्या कर वाटर सप्लाई कहां आव योर ये आव कह दफन आब छुक कत गो जनान मर अनन टैंकर सह अब
पोस्ट वाटर सप्लाई वाले मंदगुरिस मेन पे कनेक्शन गांव त्रेश दाम त्रेश दाम दार थम तो क्या बनो ना आब अन 3 किलो 4 किलोमीटर तक आब अन जोर मेन ये यल पगह कह वन तुम वाटर सप्लाई वाल सख्ती तम कुन ग तमो रच रपये 40 पोस्ट दिख मंदगुरिस मेन पे कौन मेन पे कनेक्शन दिन तुम वन ना पोस्ट नलकन पे दपन आब गाड़ आब गाड़ जरूरत कह लत मज ऑपरेशन टेब खच अड़ त्रेन सा नलकन आब त्रायन करो पे पाने कार्रवाई दमालस गई पतम हाजी अब्दुल मीर आब कहें तो ये दिख मेनस कनेक्शन दमाल पे निमो सुन दमालस दिवान गने पूरिस चोर पूरिस अत पे बचन सान गो यह मंदगुरिस वातन वोरपुरिस कहें तुम वोरपुर मगर वातन योर कहें वह गई मजबूर जनान बड़ ये निमो 3 दोन 4 दोन आब मान पलो छलियान खोलन तरान आब पे तथ समझ आब कहें अगर पे दजी कह तो अमे खुद कुल दुनिया समराइत बहरहाल अवे मो कर्मुत शुरो जनान बड़े सारे हड़ताल सख्ती वो पलो छलनस मत आब छोड़ मेन अपील कर मजिस्ट्रेट अपील तम वातन योतन कतन आबुक फैसला। चलिए, ये बात थी उन लोगों की जो मुख्तलिफ इलाकों से शिकायतें कर रहे हैं और दमहाल हाजीपुरा कवारपुरा इलाका लोग बता रहे हैं कि गुज़श्ता कई रोज से पानी नहीं है, इलाके के अंदर पानी सप्लाई बहाल की जाए। आगे बढ़ते हैं बात रिजर्वेशन के मामलात पर। और आप सब जानते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर रिजर्वेशन पॉलिसी जिसको रिव्यू करने के लिए सरकार ने एक सब कमेटी बनाई और उसके बाद कमेटी बनाई 3 वज़रा जिसमें सतीश शर्मा साहब, जिसमें जम्मू कश्मीर में मौजूदा वजीर जावेद राना साहब, मैडम सकीना इतू, इन तीनों को जिम्मेदारी दी गई और इनकी रिकमेंडेशंस बाद में जिनको टॉप लेवल पर देखा जाएगा और अगर कहीं पर नजरसानी का कोई गुंजाइश हुई तो वो उन रिकमेंडेशंस के साथ किया जाएगा। लेकिन मामला अदालत में भी है और कोर्ट तक बात पहुंचने के बाद इस पर समाअत भी हुई है। रिजर्वेशन पॉलिसी पर समाअत के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट ने हुकूमत को मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी जिसको चैलेंज किया गया है, एक अर्जी जो दायर की गई है जिसमें ओपन मेरिट वालों के खदशात को दूर करने की बात कही गई है, उस सिलसिले में एक नोटिस जारी किया है और हुकूमत से जवाब तलब किया गया है अदालत की जानिब से। इस केस की जो आइंदा समाअत है वो 27 दिसंबर को होगी, इसी महीने की, यानी 15 दिनों के बाद अगली समाअत है। और हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच जस्टिस रजनीश ओसवाल और जस्टिस मोहम्मद यूसुफानी के सरबराही में बेंच ने 9 नवंबर को समाअत के दौरान जवाब दहिंदगान या जो रेस्पोंडेंट्स हैं इनको 3 हफ्तों का वक्त दिया था और वो जाकर कल खत्म हुआ। 3 हफ्तों के अंदर अंदर जवाब दाखिल करने की हिदायत दी थी। अदालत ने दरख्वास्त गुजारों या एप्लीकेंट्स को 1 हफ्ते में सर्विस के लिए मतलूबा जो इकदामात है वो करने को कहा था। और हाई कोर्ट में अर्जी और ये जो अर्जी दायर की गई है इसकी हिमायत जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी ने की है। केस की पैरवी जुनैद अहमद जुनैद की सरबराही में JUS एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर फ्रंट नई दिल्ली कर रहे हैं। और दरख्वास्त गुजारों ने अदालत में जाकर जब दलाइल दिए, ये बताया गया कि मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी पर सबके तहफ़्फ़ुज़ात है, लिहाजा इसको कलदम करार दिया जाए, इसको नल एंड वॉइड करार दिया जाए। रिजर्वेशन पॉलिसी मसावात के उसूलों की खिलाफ वर्जी करती है, कहा गया इसमें कोई बराबरी नहीं है। इक्वलिटी और जस्टिस की जहां बात होती है वो यहां पॉलिसी में आकर खत्म हो जाती है। एप्लीकेंट्स के मुताबिक जिन्होंने अदालत के अंदर कहा कि रिजर्वेशन फ्रेमवर्क का एक मुकर्रर वक्त है, इसके अंदर जायजा लिया जाए, इसे माकूल बनाने के लिए की खातिर आज़ाद कमेटी तश्कील दी जानी चाहिए और इस अमल में इंसाफ और अकाउंटेबिलिटी या शफाफियत को यकीनी बनाने का मुतालबा किया गया। तो डिवीजन बेंच ने इस मसले को संजीदगी से लिया है। इस अहम मसले की आइंदा सुनवाई या जो तारीख है वो 27 दिसंबर 2024 मुकर्रर कर दी गई है। और रवां साल के आगाज में आप सबको याद होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में पहाड़ी बरादरी के लिए 10% रिजर्वेशन को मंजूरी मिली थी। इस तरीके से इस तब्दीली की वजह से मुख्तलिफ ज़ुमरों में कुल मखसूस नशिस्तों को 60% तक बढ़ाया गया था। ओपन मेरिट उम्मीदवार जिनकी आबादी सबसे ज़्यादा और इनके लिए सिर्फ अब 40% कोटा ही मुख्तस रखा गया है, जो गिरकर शायद 33 और 35 के आसपास आ जाता है। और ओपन मेरिट से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों में बेचैनी भी है। इस पॉलिसी पर नजरसानी का मुतालिबा किया जा रहा है। रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ अब डॉक्टर भी सड़कों पर निकल आए हैं। इस पॉलिसी की वजह से MDs हों, BDS हों, उनके लिए भी 70% सीटें मुख्तलिफ ज़ोरों के लिए मखसूस रखी गई हैं। ओपन मेरिट उम्मीदवारों के लिए सिर्फ 30% सीटें रखी गई हैं, जिसके खिलाफ डॉक्टरों ने भी सड़कों पर आकर एहतजाज किया और सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने
गुज़श्ता रोज रिजर्वेशन पॉलिसी पर नजरसानी की खातिर एक 3 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी, मुकर्रर मुद्दत के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के बगैर किसी भी रियासत या यूटी में 70% रिजर्वेशन पॉलिसी लागू नहीं होती। लेकिन जब यहां पर 10% पहाड़ी, स्कूलीज, गद्दा ब्राह्मण्स और पडारीज को दी गई तो उसके बाद सवालात उठना शुरू हुए। हालांकि चुनाव भी इसी हिसाब से हुए, इलेक्शन इसी हिसाब से, पॉलिटिकल रिजर्वेशन जब मिली तो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हमने देखा कि इस पर भी बहस मुबाहिसा, तकरार या लड़ाई हुई। लेकिन अब चूंकि अदालत ने चीजें देखनी है, इस पर ज्यादा बात नहीं की जा सकती, मगर 27 तारीख को जब आइंदा समात होगी तो हुकूमत क्या जवाब देगी, ये देखने वाली बात होगी कि हुकूमत का मौकिफ क्या होगा, जिसमें अब तक वो मुसलसल कहते रहे कि उन्होंने पसमानदा तबकात को ऊपर लाने के लिए काम किया है, लेकिन ओपन मेरिट वालों का क्या, इस पर कोई खास तर्क अभी तक नहीं आया, जिस पर नाराजगी मुसलसल बढ़ रही है। तो चलिए नाज़रीन, ये थी रिजर्वेशन के हवाले से बात। अब ज़रा एक और बात शुमाली कश्मीर की भी करते हैं, क्योंकि शुमाली कश्मीर के अंदर जो महकमे जंगलात के डिवीजन गुलमर्ग टंगमर्ग के ऑफिसर हैं, उनका फ़िलहाल उन्हें अटैच कर दिया गया है। मकामी जो रुकने असम्बली हैं उनके साथ बदतमीज़ी, मिसकंडक्ट करने की पादाश में, मुबैना पादाश में उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। वज़ीर जंगलात माहौलियात की जानिब से ये बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से हिदायत दी गई है और मुतल्लिका हुकाम को 2 दिनों के अंदर अंदर एक रिपोर्ट इस हवाले से सबमिट करनी है। बाज़ाब्ता तौर पर आपको बताते चले कि ये शुमाली कश्मीर के जो रेंज ऑफिसर टंगमर्ग गुलमर्ग के हैं, उनकी जानिब से जो मकामी रुकने असम्बली हैं उनके साथ बदतमीज़ी, बदसलूकी करने का मुबैना इल्ज़ाम है, जिसके बाद ही अब वज़ीर जंगलात माहौलियात और ट्राइबल अफेयर्स जावेद अहमद की जानिब से उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर हिदायत दी गई है कि जावेद अहमद राना की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर हिदायत दी गई है, जिसके बाद ही उन्हें अटैच किया गया है और अटैच करने के साथ साथ ही 2 दिनों के अंदर अंदर बाज़ाब्ता तौर पर जिस रेंज ऑफिसर को अटैच किया गया उन्हें फ़िलहाल DFO स्पेशल डिवीजन टंगमर्ग के साथ जो है अटैच कर दिया गया है। और इस सिलसिले में जो हुक्मनामा जारी कर दिया गया है उसमें यह भी मजीद कहा गया है कि 2 दिनों के अंदर अंदर एक रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी कि इस हवाले से क्या कुछ हुआ है। लेकिन 2 दिनों का वक्त दिया गया है कि ये जो कंजर्वेटर हैं उनके सामने इस रिपोर्ट को पेश करनी होगी। चलिए नाज़रीन, बढ़ते आगे बात जरा वज़ीर तालीम की भी करते हैं, क्योंकि वज़ीर तालीम की जानिब से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है, जहाँ उन्होंने कहा है कि आने वाले चंद दिनों के दौरान ही सरकारी स्कूलों के अंदर मुफ्त किताबें फराहम की जाएंगी, तकसीम की जाएगी बच्चों को, तलबा को। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर इनकी जानिब से कहा गया है कि आने वाले चंद दिनों के दौरान ही जो सरकारी स्कूल हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, ख़ास कर वादी कश्मीर के अंदर, वहाँ पर जो तलबा है उन्हें जो किताबें हैं, मुफ्त किताबें, निसाबी किताबें, उनको तकसीम की जाएगी। सिकिना यूतू की जानिब से कहा गया है कि हम तलबा को मुफ्त निसाबी किताबें फराहम करने के अमल को बहुत जल्द शुरू करेंगे और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर हुकाम को भी हिदायत दी गई है और कुछ निसाबी किताबें पहले ही जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के स्टोर्स में मौजूद है और उसके साथ साथ ही बोर्ड हुकाम की जानिब से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर डिवीजन दोनों के अंदर जो स्टोर्स हैं वहाँ पर कुछ किताबें दस्तियाब हैं और हुकाम को भी हिदायत दी गई है। जो ऑफिसर का कहना है कि मुतल्लिका जो चीफ एजुकेशन अफसरान हैं उनको भी दरख्वास्त के मुताबिक किताबों की इशात का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। और नई किताबों के जहां तक छापने का सिलसिला है या इशात का सिलसिला है वो भी इस वक्त जारी है और कल जाकर कहीं किताबों के हवाले से मुश्किलात पेश ना आए। माजी में जो शिकायतें रहीं कि 3-3, 4-4 महीने तक सिलेबस ऑलमोस्ट आधा पढ़ लिया गया था, तब तक किताबें अवेलेबल नहीं थी, वो इस बार शिकायत ना हो, पहले से इसके लिए तैयारियां की गई हैं और साथ साथ तलबा को सरकारी स्कूलों में मुफ्त किताबें मिले, यह बल सब स्कूलों के लिए और मुकर्रर मुद्दत के अंदर हो। और नए सेशन, जिसका आपको याद होगा कि उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट ने पहले ही महीने में नवंबर में ऐलान कर दिया, यानी अपनी 1.5 या 2 महीने की गवर्नमेंट के अंदर ही उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी
कि वो जो पुराना सिलसिला था तालीमी सेशन का, उन मुश्किलात को दूर करते हुए जो तलबा की तरफ से वालिदैन के सेशन के हवाले से थी, पुराना सेशन बहाल किया गया। तो उसके साथ साथ किताबों का सिलसिला भी, जिसमें मुश्किलात पेश ना आए, वो आगे बढ़ाते हुए फिलहाल किताबें मुफ्त और अशात का सिलसिला तेज करने की बात कही गई है। अथॉरिटीज इस बात की खुद तस्दीक कर रही हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं, बात माहौलियात के ताल्लुक से भी कर लेते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात एसएमसी की, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ताल्लुक से बात करते हैं। और माहौलियात को नुकसान पहुंचाने का सख्त नोटिस अथॉरिटीज इस वक्त ले रही हैं। वो मुतलका इदारा जिसको आप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहते हैं, मुतअद्दिद मकामात पर ये शिकायतें आई कि फुजले को ठिकाने लगाने के लिए शायद एक तो माकूल जगह नहीं है, और दूसरा मुनासिब तरीकाकार जो होता है, जो साइंसी एतबार से फुजले को ठिकाने लगाने का एक सिलसिला होता है, फिर अगर कल को कहीं दूसरी जगह इसको इस्तेमाल साइंसी तरीकाकार इस्तेमाल करके किया जा सकता है तो शायद चीजें बेहतर हों। लेकिन एसएमसी बार बार हिदायत, बार बार वार्निंग्स के बाद अब रडार पर आ गई है। एक कमेटी जिसने बाज़ाब्ता तौर पर काम शुरू करना था, बताना था कि एसएमसी के अंदर काम क्यों हुआ है, किस तरीके से हुआ है, ये जो गलतियां रही हैं, ये जो खामियां पाई गई है क्या है। कमेटी भी मुश्तरका तौर पर जो काम कर रही थी, उसकी जब रिपोर्ट आई तो उसमें भी आज के वक्त में रिपोर्ट तस्दीक इस बात की कर रही है कि कमियां पाई गई हैं, खामियां पाई गई हैं। कमेटी की रिपोर्ट से इस बात की तरफ इशारा हुआ है कि श्रीनगर के अंदर बदसलूकी करने का मुबैना इल्जाम है, जिसके बाद ही अब वजीर जंगलात, माहौलियात और ट्राइबल अफेयर्स जावेद अहमद की जानिब से उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर हिदायत दी गई है कि जावेद अहमद राना की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर हिदायत दी गई है, जिसके बाद ही उन्हें अटैच किया गया है। और अटैच करने के साथ साथ ही 2 दिनों के अंदर अंदर बाज़ाब्ता तौर पर जिस रेंज ऑफिसर को अटैच किया गया, उन्हें फिलहाल डीएफओ स्पेशल डिवीजन टंगमर के साथ जो है अटैच कर दिया गया है। और इस सिलसिले में जो हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, उसमें यह भी मजीद कहा गया है कि 2 दिनों के अंदर अंदर एक रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी कि इस हवाले से क्या कुछ हुआ है। लेकिन 2 दिनों का वक्त दिया गया है कि ये जो कंजर्वेटर हैं उनके सामने इस रिपोर्ट को पेश करनी होगी। चलिए नाज़रीन, बढ़ते आगे, बात जरा वज़ीर तालीम की भी करते हैं, क्योंकि वज़ीर तालीम की जानिब से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है, जहां उन्होंने कहा है कि आने वाले चंद दिनों के दौरान ही सरकारी स्कूलों के अंदर मुफ्त किताबें फराहम की जाएंगी, तकसीम की जाएगी बच्चों को, तलबा को। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर इनकी जानिब से कहा गया है कि आने वाले चंद दिनों के दौरान ही जो सरकारी स्कूल हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, ख़ास कर वादी कश्मीर के अंदर, वहाँ पर जो तलबा है उन्हें जो किताबें हैं, मुफ्त किताबें, निसाबी किताबें, उनको तकसीम की जाएगी। सिकीना युतू की जानिब से कहा गया है कि हम तलबा को मुफ्त निसाबी किताबें फराहम करने के अमल को बहुत जल्द शुरू करेंगे। और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर हुकाम को भी हिदायत दी गई है। और कुछ निसाबी किताबें पहले ही जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के स्टोर्स में मौजूद है। और उसके साथ साथ ही बोर्ड हुकाम की जानिब से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर डिवीजन दोनों के अंदर जो स्टोर्स हैं वहाँ पर कुछ किताबें दस्तियाब हैं। और हुकाम को भी हिदायत दी गई है। जो ऑफिसर का कहना है कि मुतलका जो चीफ एजुकेशन अफसरान हैं उनको भी दरख्वास्त के मुताबिक किताबों की इशाअत का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। और नई किताबों के जहाँ तक छापने का सिलसिला है या इशाअत का सिलसिला है, वो भी इस वक्त जारी है। और कल जाकर कहीं किताबों के हवाले से मुश्किलात पेश ना आए। माजी में जो शिकायतें रहीं कि 3-3, 4-4 महीने तक सिलेबस ऑलमोस्ट आधा पढ़ लिया गया था, तब तक किताबें अवेलेबल नहीं थी, वो इस बार शिकायत ना हो, पहले से इसके लिए तैयारियां की गई हैं। और साथ साथ तलबा को सरकारी स्कूलों में मुफ्त किताबें मिले, यह बल सब स्कूलों के लिए और मुकर्रर मुद्दत के अंदर हो। और नए सेशन, जिसका आपको याद होगा कि उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट ने पहले ही महीने में नवंबर में ऐलान कर दिया, यानी अपनी 1.5 या 2 महीने की गवर्नमेंट के अंदर ही उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी
कि वो जो पुराना सिलसिला था तालीमी सेशन का, उन मुश्किलात को दूर करते हुए जो तलबा की तरफ से वालिदैन के सेशन के हवाले से थी, पुराना सेशन बहाल किया गया। तो उसके साथ साथ किताबों का सिलसिला भी, जिसमें मुश्किलात पेश ना आए, वो आगे बढ़ाते हुए फिलहाल किताबें मुफ्त और अशात का सिलसिला तेज करने की बात कही गई है। अथॉरिटीज इस बात की खुद तस्दीक कर रही हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं, बात माहौलियात के ताल्लुक से भी कर लेते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात एसएमसी की, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ताल्लुक से बात करते हैं। और माहौलियात को नुकसान पहुंचाने का सख्त नोटिस अथॉरिटीज इस वक्त ले रही हैं। वो मुतलका इदारा जिसको आप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहते हैं, मुतअद्दिद मकामात पर ये शिकायतें आई कि फुजले को ठिकाने लगाने के लिए शायद एक तो माकूल जगह नहीं है, और दूसरा मुनासिब तरीकाकार जो होता है, जो साइंसी एतबार से फुजले को ठिकाने लगाने का एक सिलसिला होता है, फिर अगर कल को कहीं दूसरी जगह इसको इस्तेमाल साइंसी तरीकाकार इस्तेमाल करके किया जा सकता है तो शायद चीजें बेहतर हों। लेकिन एसएमसी बार बार हिदायत, बार बार वार्निंग्स के बाद अब रडार पर आ गई है। एक कमेटी जिसने बाज़ाब्ता तौर पर काम शुरू करना था, बताना था कि एसएमसी के अंदर काम क्यों हुआ है, किस तरीके से हुआ है, ये जो गलतियां रही हैं, ये जो खामियां पाई गई है क्या है। कमेटी भी मुश्तरका तौर पर जो काम कर रही थी, उसकी जब रिपोर्ट आई तो उसमें भी आज के वक्त में रिपोर्ट तस्दीक इस बात की कर रही है कि कमियां पाई गई है, खामियां पाई गई है। कमेटी की रिपोर्ट से इस बात की तरफ इशारा हुआ है कि श्रीनगर के अंदर आज भी लिंक साइट का जो मामला है उस पर इंतजामिया संजीदा नहीं है, और मुश्तरका कमेटी की खामियों के बाद इस केस की समाअत भी आज होने जा रही है। और जो लैप्सेस अभी तक सामने आए थे कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर एक बड़ा इदारा जो बड़ा करीब है, कहा गया जहां पर आज के वक्त में डंपिंग होती है, उसमें सबसे बड़ी मुसीबत ये कि इकदाम उठाने के लिए अगरचे वक्त कमेटी को दिया गया, बार बार हिदायत दी गई, तो कोई इस पर ये जो काम संजीदगी से होना चाहिए था नहीं हुआ। इस साल मई का महीना यानी 2024 में मई का महीना था, सरकार की जानिब से या एनजीटी की तरफ से एक कमेटी तश्कील दी गई, और राजा मुसफ्फर भट्ट जिनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर जो दरख्वास्त गुजार है, इस मामले को उन्होंने सुर्खियों में लाया। उन्होंने ट्रिब्यूनल के सामने श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की शिकायत की। अच्छन सैदपुरा इलाके के अंदर कहा गया कि जो डंपिंग होती है, वेस्ट डिस्पोजल आता है, जितना भी यहां पर मवाद इकट्ठा किया जाता है, यह अनसाइंटिफिक है। यानी साइंसी तरीके से जो डिस्पोजल्स को या इस सारे फुजले को ठिकाना लगाना होता है, वेस्ट करना होता है, वो सारा नहीं किया गया। एक जॉइंट कमेटी जिसमें मेंबर्स थे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, नेशनल वेटलैंड्स कमेटी के, भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर काम करती है, जेके पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, और डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर बाज़ाब्ता तौर पर जुलाई के महीने में इस इलाके की विजिट करते हैं। दौरा करने के बाद रिपोर्ट में आगे क्या लिखा जाए, ये सारी तफसीलात वहां से निकालते हैं। रिपोर्ट एनजीटी के सामने समाअत के एक दिन से पहले दे दी गई, लेकिन जो कॉपी हमारे पास है, जिसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप देख रहे हैं, जिसमें कमेटी ने क्या लिख कर दिया है वो आपके सामने चल रहा है। चारों मेंबर्स ने इसमें क्या कहा, और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को यहां फटकार तो लगती ही रही है, लेकिन मजीद रडार पर आए, और हो सकता है कि कल को जाकर ये आप देखेंगे कि एनवायरमेंटल कंपनसेशन की सूरत में जुर्माना भी यहां से वसूल किया जा सकता है। इमरान नाइको के पास चलेंगे, श्रीनगर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इमरान, मुसलसल आपने रिपोर्ट्स भी इस पर की हैं, तफसीलात रिपोर्ट्स के जरिए सामने लाई, प्रोग्राम के जरिए ये दिखाने की कोशिश की कि असल मामलात क्या हैं जिस पर ये सारी लड़ाई अब तक चल रही थी। आज समाअत के दौरान क्या चीजें मुतवक्के हैं, और जो रिपोर्ट अब तक आई है, क्या खमियां, क्या लैप्सेस, क्या कमियां पाई जा रही हैं, क्या खामियां हैं जिस नतीजे पर एनजीटी पहुंची है आज? देखिए, ये मई की बात है जब आरटीआई एक्टिविस्ट राजा मुजफ्फर भट्ट ने एनजीटी में ये शिकायत की थी कि जो श्रीनगर के ईदगाह इलाके में, जिसे हम सदपुरा अच्छन कहते हैं, जहाँ पे ये डंपिंग साइट बनाई गई है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से, और जो भी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट का वेस्ट निकलता है, जो भी कचरा निकलता है पूरे दिन को, वो वहाँ पे जो है जमा किया जाता है। और उसी पर जो है आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट ने कहा था कि यहाँ पे अनसाइंटिफिक तरीके से ये वेस्ट जो है ये डाला जाता है, यानी कि गैर साइंसी तरीके से, और इसमें जो नॉर्म्स है इस वेस्ट को जमा करने की, उस पर ना तो अमल दरामद किया जाता है, और ना ही वहाँ पे इस तरीके की मशीन्स है, और अगर मशीन्स है तो वो नाकारा है, बेकार है।
तो उसके बाद एनजीटी ने एक कमेटी तश्कील दी थी जिसका नोडल ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर को तैनात किया गया था, और इसके अलावा पोल्यूशन सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एक रीजनल डायरेक्टर भी इस कमेटी के मेंबर थे, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के वेटलैंड कमेटी मेंबर इसमें रखा गया था, और इसके अलावा जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी का एक मेंबर इसमें रखा गया था। तो कुल जी इमरान से यहाँ पे जी, उन्होंने continue ग्राउंड करें। जीरो पे हालात का मुशाहिदा किया, और उन्होंने यहाँ पे एक रिपोर्ट तरतीब दी, एक रिपोर्ट तैयार की, और जिसमें यह पाया गया है कि श्रीनगर शहर में हर दिन श्रीनगर शहर के अंदर हर दिन तकरीबन 8 मीट्रिक टन जो है वेस्ट जो है वो निकलता है, वो जनरेट होता है, और सिर्फ 5% जो वेस्ट है वो हाउस होल्ड जी वेस्ट है उसे मैन्युअली सेग्रीगेट किया जाता है डंपिंग साइट पे, और जो बाकी 475 कम से कम जो मेट्रिक टन वेस्ट है उसे जो है वहां पे डाला जाता है। तो इसके अलावा जो मशीनरी इस डंपिंग साइट पे है, चाहे सेग्रीगेशन की मशीन है या बाकी जो मशीन्स यहाँ पे लाजमी है साइंटिफिक तरीके से जो यहाँ पे इस वेस्ट को सेग्रीगेट करना है, वो भी या तो बेकार है, तो या तो उस लायक नहीं है कि साइंटिफिक तरीके से या नॉर्म्स के हिसाब से इनको यूज किया जाए। तो ये एक रिपोर्ट तैयार की गई है, और साथ साथ और भी कई सारी चीजें इसमें बताई गई है कि जो यहाँ पे लूप होल्स है और जिस पे काम नहीं किया गया है। एक तो ये एनजीटी की रिपोर्ट है, अब इस पे आज सुनवाई होगी एनजीटी में, तो उम्मीद है कि इस पे ऑलरेडी आपको याद होगा कि पहले ही श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर 41 करोड़ रुपए एनजीटी ने जुर्माना आयद किया है, इस वजह से कि जो दूध गंगा में जो पीने का ये पानी मामला है वो मुसलसल आता रहा। untreated बहुत है। शुक्रिया इमरान हमें ज्वाइन करने के लिए। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब भी प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। राजा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये जो मामला है जिसकी समाअत आज हो रही है, मुसलसल आपने कंसर्न अथॉरिटीज के नोटिस में भी लाया, किस नतीजे पर आज पहुंचे और आज क्या एक्सपेक्ट करें इस केस की समाअत के बाद, आज जब इंपॉर्टेंट डे है श्रीनगर के लिए? देखिए जितना भी कचरा शहरी श्रीनगर में निकलता है जी तकरीबन 600-650 मैट्रिक टन, उसका जो ट्रीटमेंट है आर्टिफिक तरीके से हो रहा है, जबकि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इतने सालों से 15 सालों से दावा कर रहे हैं कि उन्होंने जी इतना पैसा लाया, वर्ल्ड बैंक से पैसा लाया, वहां से ये किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतनी बार उनको ये किया, बट आज तक वो फैसिलिटी आवाम को नहीं मिली है। और जो वहां के आजू बाजू की आवाम है जो अक्सर सैदपुरा में रहती है, क्योंकि वो जो जगह इन्हें चुनी है वो वेटलैंड एरिया है जी, वो एक्चुअली वेटलैंड एरिया है। एक तरफ से वहां पे आंचार लेक है, एक तरफ से वहां पे शालबुग है आगे, और ये वहां ही उसको दफन कर रहे हैं। और जो वहां पे जो बाद में जो मैंने केस किया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, जी जी, वो मजबूर हो गए, क्योंकि हमने बहुत बार श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो सेंटर कीजिए, आपके पास इतना स्टाफ है, इतना बजट आपके पास है, इतना पैसा आप खर्च कर रहे हैं, आपने कहा था कि वेस्ट टू एनर्जी का प्रोग्राम चलाएंगे, वो भी आपने नहीं किया। आपने बहुत कुछ कहा, पहले भी एनजीटी ने इनको ऑर्डर्स दिए थे, पहले भी हाई कोर्ट में केस चले गए, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, करते रहे। फ्रेश केस मैंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दोबारा कोशिश करेंगे। राजा साहब से बात हुई, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, और चूंकि ये बता रहे हैं जो पुराना केस था या जिसमें ऑलरेडी समाअत चल रही थी उसमें ज्यादा कुछ निकला नहीं, तो उसके बाद दोबारा से चीजें यहां तक पहुंची या इस नतीजे पर पहुंचे कि आज के वक्त में कम से कम हम ये देख रहे हैं कि जरूर देर आए दुरुस्त आए, मगर 1 या 2 दिनों के अंदर ही अगर केस इस पर समाअत हो जाती है तो शायद इससे बड़ा दिन नहीं होगा। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि ये आज का केस नहीं है, हम इसी प्रोग्राम में आपको बताएंगे, मुतअद्दिद बार हमने इस ताल्लुक से रिपोर्ट्स भी दर्ज की, इस प्रोग्राम में कई बार खुलासा किया, तफसीलात आपके सामने रखी, और अचन जो लैंड फिलिंग साइट का मामला है जिस पर एसएमसी को कई बार फटकार लगी, और शायद अब बात यहां तक पहुंच जाए
कि जो मैंने शुरुआत में कहा कि इन्वायरमेंटल कंपनसेशन कई लोगों पर हुआ, जैसे बदरवाह के अंदर हुआ, जैसे हमने देखा नाला दूध पथरी के अंदर जैसे नुकसान पहुंचाया गया, उस पर अथॉरिटीज काफी सख्त नजर आई और उन्हीं लाइंस पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है यहां पर भी कार्रवाई हो। कमेटी में 4 लोग, जो आपके सामने 4 नाम हैं, श्रीनगर डिप्टी कमिश्नर भी थे। आज जब समाअत होगी तो अथॉरिटीज इस पर क्या जवाब देंगी और क्या कोई मुतबादिल इस वक्त अथॉरिटीज के पास है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। जिसके बाद कुछ शायद निकलकर अदालत से या जब केस की समाअत हो तो आए, लेकिन असल में वो मामला जिस पे एक तवील मुद्दत से बहस तो होती रही, डिस्कशंस होती रही, मगर आज के वक्त में हम देख रहे हैं इस पर कोई ज्यादा या पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं है। मुजफ्फर साहब हमारे साथ हैं, राब्ता मुनक़ता हो गया था। मुजफ्फर साहब कंटिन्यू कीजिएगा, जो आपने कहा कि आप फ्रेश केस लेकर गए, उसके बाद क्या हुआ? फ्रेश केस लेके मैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में गया था, तो मई 2024 में, इस साल मई में उन्होंने ऑर्डर किया था कि एक जॉइंट कमेटी वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे जो कि मुआयना करेंगे श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो गार्बेज डंप साइट है अच्छन सैदपुरा श्रीनगर में, उसका मुआयना करेंगे, देखेंगे कि क्या वो साइंटिफिक तरीके पे बनाई गई है, क्या वहाँ पे कचरा ट्रीट हो रहा है, क्या वहाँ पे लिक्विड वेस्ट, फीकल वेस्ट या लीचेट जो निकलता है वेस्ट से नीचे से लिक्विड का, क्या वो ट्रीट होता है। उनने लोगों से बात की, बाद में वो टीम यहाँ पे जुलाई में आई तो लोगों से भी उनने बात की, मैं भी वहाँ पे था, फिर पूरे लोग थे वहाँ पे, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर का जो एडिशनल डीसी है वो भी थे वहाँ पे, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी थे और वेटलैंड्स कमेटी के प्रोफेसर देशमुख थे, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कोई रीजनल डायरेक्टर आए थे वहां से चंडीगढ़ से। तो उन्होंने आज रिपोर्ट सबमिट की कल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, और रिपोर्ट में सीधे सीधे श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इंडिक्ट किया गया है कि इन्होंने जातियां की हैं, इन्होंने बेजातियां की हैं, वहां पे लीचेट का ट्रीटमेंट नहीं होता है, वेस्ट अनसाइंटिफिकली डिस्पोज हो रहा है इन वायलेशन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स 2016 के जो रूल्स हैं उनकी खुल्लम खुला जो खिलाफ वर्जी हो रही है। वहां पे जो है फीकल वेस्ट, जो गंदगी जो लाई जाती है वहां पे, उसका भी ट्रीटमेंट नहीं होता है। जो ऑलरेडी कचरा वहां पे है उसके लिए उनने जो रखा था वहां पे सेग्रीगेशन प्लांट रखा था कुछ वहां पे, मैकेनिकल सेग्रीगेटर 100 टन का, वो खराब हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। मतलब हर किसी हिसाब से जो भी इनको कार्रवाइयां करनी थी, हर किसी में श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फेल हो चुकी है। तो डॉक्टर साहब मुतबादिल क्या है? खमियाजा आवाम को, श्रीनगर की आवाम को भुगतना पड़ता है। अब ये अच्छन सैदपुरा की बदबू जो है 10-10 किलोमीटर दरगाह हजरतबल तक आती है। ये कितनी बदकिस्मती की बात है हमारी ये। नहीं, मैं कह रहा हूं ये जो अब सिवियर हेल्थ रिस्क बताए जा रहे हैं, बाकी मामलात हैं, डेली बेसिस पे परेशानियां, इसका मुतबादिल कोई अथॉरिटीज के पास होगा जब जवाब दिया जाएगा? देखिए अब इनकी आज हियरिंग है, ये तो कल रिपोर्ट सबमिट हुआ था। आज केस की समाअत होगी, मैं भी केस में हूँगा, तो आज समाअत होगी 11-11:30 बजे, इंशाल्लाह शाम तक रिपोर्ट आ जाएगा या कल तक। और क्या देंगे वहां पे, क्या बोलेंगे वहां पे, जय साहबान क्या बोलेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि इन पे बहुत ही बड़ा जो है एनवायरमेंटल कंपनसेशन लगेगा, जुर्माना लगेगा। और जो लोग वहां रहते हैं आजू बाजू में, उनकी जिंदगी अजीरन बन चुकी है, उनकी सब्जियां खत्म हो चुकी है, उनका एग्रीकल्चर खत्म हो चुका है, उनका जो दूध निकलता है गायों का वो मतलब उसमें 30 रुपए लीटर पे नहीं बिकता है। वो वहाँ की औरतें, वहाँ के लोग सब परेशान है, आवाम परेशान है, शहरी श्रीनगर के लोग। बहुत शुक्रिया, शाम तक एक्सपेक्ट करेंगे कोई रिजल्ट आए तो आप साथ मजीद गुफ्तगू करेंगे। राजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इस केस की समाअत आज है, होप सो चीजें यहाँ से बेहतर हों। ये तो एक तरफ की बात, लेकिन मामला एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है। NDPS के हवाले से गौहर तफसीलात रखेंगे और सैयद इरफान फाजिल हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल, अब जरा बढ़ते हैं आगे बात। जरा जम्मू कश्मीर के अंदर मंशियात की वबा लगातार बढ़ती जा रही है और उसके साथ साथ ही एक तरफ जहां मंशियात की आदी अफराद की तादाद में इजाफा हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर पुलिस और इंतजामिया की जानिब से उस पर कंट्रोल, उस पर काबू पाने के लिए कोशिशें जारी हैं। गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान, 3 सालों के दौरान, साल 2021 से 24 तक के दौरान हुकूमत की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से तकरीबन इस मंशियात के हवाले से 6500 केसेस रजिस्टर हुए हैं और 9424 जो मंशियात फरोश हैं उनको गिरफ्तार किया गया। NDPS एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर के अंदर गुज़िश्ता
4 सालों के दौरान। ये वजारत दाखिला की जानिब से ऐवान के अंदर एक सवाल के जवाब में इस बात का जवाब दिया गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इंतजामिया किस तरह से मुतहरिक नजर आ रही है और मंशियात मुखालिफ कार्रवाइयों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही मंशियात के खिलाफ। और 5 सालों के दौरान तकरीबन 8000 किलोग्राम जो है नारकोटिक जो मंशियात हैं उसको तबाह कर दिया गया है हुकाम की जानिब से। और साथ ही साथ वजारत दाखिला वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय की जानिब से ऐवान के अंदर ये एदाद शुमार भी जारी कर दिए गए हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर इन सालों 2021 के दौरान 21 से 24 तक ये कार्रवाई की गई हैं। तफसीलात के लिए सीधा अपने नुमाइंदे इरफान फाजिल के पास चलते हैं। इरफान, जरा मजीद अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ आंकड़े जारी किए गए हैं ऐवान के अंदर और क्या कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर जो मंशियात की बढ़ती बिद्दत जो है उसको खत्म करने के लिए इंतजामिया की जानिब से कार्रवाइयां की गई हैं? बहुत बहुत शुक्रिया गौर कुछ साहब, आसिफ रशीद साहब। जहां तक नारकोटिक्स और जहां तक मंशियात के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा, एक डेटा एक फिगर हमारे पास है, यानी जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि 6500 केसेस जो है वो अभी तक रजिस्टर्ड किए गए हैं और जिसमें तकरीबन 9424 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है अंडर एनडीपीएस इंडियन के, जो कि एक डेटा साल 2021 से लेकर मैं बात कर रहा हूं। अगर देखा जाए तकरीबन 8000 केजी के करीब जो है नारकोटिक्स जिसे डिस्ट्रॉय किया गया है पिछले 5 साल में, ये भी हमारे पास एक फिगर है। साथ ही साथ अगर मैं एमओएस या एमएचए की बात करूंगा, जिस तरीके से पार्लियामेंट या गवर्नमेंट को लेकर जिस तरीके से वेरियस इकदाम जो कॉम्बैट इस ड्रग को खत्म करने के लिए लिए गए हैं, उसमें एक असिस्टेंस भी ली गई है, खास तौर पर जम्मू कश्मीर के स्टेट को लेकर या यूटी को लेकर या अदर स्टेट्स जो बाकी है कंट्री को लेकर यूटीज, उसमें खास तौर पर इसकी बात बताई गई है। अकॉर्डिंग टू डेटा जो खास तौर पर मैं बात करना चाहूंगा सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है, उसमें एक फिगर जो है 1543 के करीब केसेस रजिस्टर हुए हैं और जिसमें बताया गया है कि 2200 के करीब अरेस्ट किए गए हैं साल 2021 में, जो कि एनडीपीएससी के नजर में है। साथ ही साथ अगर मैं फिगर साल 2022 को लेकर बात करूं, उसमें भी एनडीपीएस के करीब जो है फिगर जो बताया गया है 2755 जो लोग हैं उसे अरेस्ट किया गया है। साल 2023 को लेकर एक डिफरेंट सा नंबर फिर सामने नजर आया जिसमें 3000 का मार्क टच किया गया है। ये जो डेटा है ये होम अफेयर्स के साथ जुड़ा तो है, मगर साथ ही साथ 830 किलोग्राम हशीश इसे भी बरामद किया गया है। अब अगर देखा जाए 272 किलोग्राम पॉपी जिसे डिस्ट्रॉय किया गया है जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल से, ये पॉपी का कहर भी आगे बढ़ रहा था। साल 2019 से लेकर 2023 तक अगर मैं बात करूं, 272 किलोग्राम पॉपी जो है इसे डिस्ट्रॉय किया गया है। लार्ज नंबर ऑफ टैबलेट्स या कह सकते हैं कि जो नशीली दवाइयां हैं खास तौर पर उसे डिस्ट्रॉय की गई है इन डिफरेंट लॉ एजेंसीज ने, खास तौर पर जो कि यूटी के साथ जुड़ी है। आपको बताता चलूं कि NCORD जो एक पोर्टल है उसमें आप ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ड्रग्स के हवाले से, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के हवाले से जायजा ले सकते हैं। इसके साथ साथ हाई लेवल डेडिकेटेड ग्रुप खास तौर पर जिसे हम कह सकते हैं NSCSC, ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि काउंसिल सेक्रेटरी के साथ जुड़ा है, जिसमें आप मैं कह सकता हूं कि एक मार्टाइन लार्ज नंबर ऑफ जो है असिस्टेंस या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ को लेकर ये सारी चीजें इसमें एड ऑन की जाती है। अब अगर हम देखें तो ये जो मोर ओवर अगर हम बात करें, एक हेल्पलाइन डेस्क भी इसके लिए जारी किया गया है जिसका नाम मदक वर्दक निषेध अशोचना केंद्र है, यानी जिसका शॉर्ट फॉर्म अगर मैं बताऊं तो NNHMCP जो है इसका नाम रखा गया है, जो 24/7 एक हेल्पलाइन केंद्र नंबर है जिसके कॉल सेंटर बनाया गया है जिसमें आप रजिस्टर जिसके जरिए भी कार्रवाई आगे बढ़ती है। इरफान फाजिल श्रीनगर से हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तफसीलात फराहम करने के लिए। 6500 केसेस रजिस्टर हुए और गिरफ्तारियां जम्मू कश्मीर में 2021 के बाद 9424 NDPS एक्ट के तहत यह सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ये तो मंशियात की बात थी, एक और ऐसी लत जिसने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को तबाह किया है। मुसलसल हम इस पर प्रोग्राम्स कर रहे हैं। खास मेहमान प्रोग्राम में हमारे साथ आज भी ज्वाइन कर चुके हैं। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे तो इस अहम तरीन और हसास मौजू पर रोशनी डालेंगे।
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है प्रोग्राम सलाम जेके में। नाजरीन, अब ज़रा उस सेगमेंट की, उस उन्वान की, उस मौजू की बात करते हैं, उस मुहिम की बात करते हैं जो गुलिस्तान न्यूज़ की जानिब से अब एक और मुहिम शुरू कर दी गई है। ऑनलाइन गैमलिंग या बैटिंग की बात कर रहे हैं हम। जम्मू कश्मीर के अंदर इसका रुझान आए रोज़ बढ़ता जा रहा है। कई फैमिलीज़, कई नौजवान इसमें उनकी ज़िंदगियाँ तबाह हुई हैं, कई ख़ानदान भी इसमें तबाह हुए हैं। और उसके साथ साथ ही बात हम जहां बैटिंग की कर रहे हैं, गैमलिंग की कर रहे हैं, तो आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ जो मेहमान हैं वो एडवोकेट शेख आमिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शेख आमिर जुड़ने के लिए, इस प्रोग्राम में अपनी राय रखने के लिए। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन बैटिंग और गैमलिंग की, जम्मू कश्मीर के अंदर भी अब इसका रुझान आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। नौजवान न सिर्फ जहनी बल्कि जिस्मानी तौर भी वो तबाह हो रहे हैं और उनकी ज़िंदगियाँ भी तबाह हो रही हैं। उनकी जो जायदादें हैं वो भी कहीं ना कहीं उसके शिकार हो रहे हैं। उनकी फैमिलीज़ उससे भी मुतासर हो रही हैं, उनका भी नुकसान हो रहा है। ऐसे में कानूनी एतबार से हमें क्या कुछ करने की ज़रूरत है, और अगर कानून के बग़ैर अगर हम बात करेंगे तो समाज के अंदर, माशरे के अंदर हमें क्या कुछ करने की ज़रूरत है ताकि नौजवान इस बिद्दत, इस लत जो आदी अफराद हैं वो इससे बचे। आमिर साहब, आपका वीडियो शायद म्यूट है, एक बार चेक कर लें। जी, आप सुन पा रहे हैं? जी, अब आ रही है आवाज, कंटिन्यू करें। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि एक इंटरनेट का जो रेवोल्यूशन है, फायदे तो बहुत हुए लेकिन नुकसान भी इसके साथ साथ जो हैं, आप किस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं, खासकर नौजवानों में। और जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, कश्मीर में जिस तरीके के सूरत हाल पिछले 30-40 साल से रहे हैं, और आज देख रहे हैं बेरोजगारी भी है, और ड्रग्स का जो है, नशियात का जो एक बहुत बड़ा बहरान कश्मीर में चला। पहले तो सिटीज में, टाउन्स में था, अब उसका रूरल एरियाज में भी पहुंच गया। तो एक बेरोजगार के जो ऊपर एक प्रेशर होता है, और वो जब नौजवान भी हो, बेरोजगार भी हो, तो ये किसी भी रास्ते की तरफ निकल सकता है। और जब ऑनलाइन बैटिंग की हम बात करते हैं कि इसमें एक ये शॉर्टकट समझ कर की, क्योंकि पहले ये ट्रैप एक होता है, इट्स ए ट्रैप, जहां पर पहले शायद कुछ छोटा मोटा फायदा हो जाए, लेकिन आहिस्ता 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 एक बड़े ट्रैप की तरफ लेते हुए वहां तक ले जाता है जहां से वापसी का कोई जो है, क्योंकि ये एक लत पड़ जाती है, ये आदत हो जाती है। जैसे ड्रग्स का एक जो नशा है, ये भी एक नशा ही है। आपने देखा होगा इसने कितने घर बर्बाद किए, कितने नौजवानों ने जो है, जो हद तो ये है, मैंने हाल ही में देखा कि वो लोग जो नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार तो छोड़ दीजिए, जो नौकरी कर रहे हैं, अच्छी खासी तनख्वाह जिनकी है, लेकिन लालच में आकर उस वेल्थ को किस तरीके से कमाना चाहते हैं और इतना कर्जे में डूब गए और बेईमानी पे उतर आए। तो इसको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कानूनी जो है इस पर लॉज बनने चाहिए, और सोसाइटी, माँ बाप, सोसाइटी और सबकी एक जिम्मेदारी है, सोसाइटी की जिम्मेदारी है जी। क्योंकि इसमें पूरे कश्मीर में आप देख लीजिए, काफी सारे, ज्यादातर केसेस तो मैं बोलता हूँ नॉर्थ कश्मीर से आ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा मामला है जो चल रहा है, इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। फ्रॉम लेजिस्लेशन टू सिविल सोसाइटी, और पेरेंटल कंट्रोल इसमें जरूरी है। आमिर साहब, क्या हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है ताकि लोगों को इस हवाले से अवेयर किया जाए कि इसके नुकसानात क्या है, इससे क्या कुछ होगा? उस चीज़ की कमी है जम्मू कश्मीर के अंदर, और इस सब के लिए हमें इकदाम उठाने की ज़रूरत है। जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं वो मुनक्कद करने की, चाहे स्कूलों के अंदर या जितने भी इदारे हैं उनके अंदर, इसे एक मास अवेयरनेस की ज़रूरत है। देखिए, बदकिस्मती की बात है जब हमारा बड़ा नुकसान हो जाता है, और जब हम उस कगार पर पहुंच जाते हैं कि जहां पे वापसी हमें जो है बड़ी मुश्किल लगती है, तो तब हमें होश आता है कि हमें कुछ करना चाहिए। यही ड्रग्स के साथ हुआ कि आपने देखा पूरे कश्मीर में नौजवान किस तरीके से ड्रग्स में मुलविस हो गए। और जहां तक अवेयरनेस की बात है, मुझे लगता है कि अभी भी वक्त है, अवेयरनेस जरूरी है, क्योंकि ये जिस आप बीसी के साथ साथ जो ये बीसी ऑनलाइन है, बीसी है, और अभी हाल ही में मैंने सुना कि बहुत सारा ऑनलाइन जो फ्रॉड हो रहा है, लोग लालच में आकर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहां से जो है रिटर्न नहीं आ रहा है, और उसके बाद उसके जो नताइज हैं कि वो डिप्रेशन में है, एंजाइटी डिप्रेशन में चला जाता है, और उसके बाद
ड्रग्स की तरफ भी जा सकता है। तो एक अवेयरनेस है, सरकार की भी जिम्मेदारी है, सिविल सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है, और जो हम बार बार जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो रहे हैं, मुझे लगता है कि इस पर अभी तक मुझे नहीं लगा है कि कहीं पर कोई अवेयरनेस प्रोग्राम या कोई इवेंट मैंने देखा जहां पर नौजवानों को, लोगों को अवेयर किया जाए कि इसके नुकसानात क्या है और इससे कितने घर तबाह बर्बाद हो गए। हाल ही में एक नौजवान ने तकरीबन 50 लाख ऑनलाइन बैटिंग में हार गया और उसके बाद उसको अपना घर बेचना पड़ा, उसके वालिद साहब को अपना घर बेचना पड़ा और सड़क पर आ गए। तो इस चीज में जितना जल्दी हो अवेयरनेस प्रोग्राम और इवेंट्स करने की जरूरत है, क्योंकि ये रूरल एरियाज में भी पहुंच गया है। लोग अंदर बैठे हुए हैं, किसी को पता नहीं है कर क्या रहा है, बैठ के फोन पे चला रहे हैं और कहीं से कर्जा ले रहे हैं, कर्जे पे जो है जुआ खेला जा रहा है। और कि अपने कोई किसी के पास सेल्समैन है, वो वहां का पैसा जो है बेईमानी से उठा रहा है और उसको ऑनलाइन बैटिंग में लगा रहा है। और हाल ही में मैंने देखा कि बैंक के एम्प्लॉयज जो है वो बैंक का पैसा चोरी करके जो है ऑनलाइन बैटिंग में लगाने की कोशिश करते हैं और उनको लगता है कि शायद इससे वो रिटर्न उनको मिलेगा और जो पैसा किसी का जो उठाते हैं उनको वापस देंगे और अपनी कमाई होगी। वैसा होता नहीं है और एक बहुत बड़ा ट्रैप बन जाता है जिससे निकलना एक विशियस साइकिल बन जाता है, जिससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो शेख आमिर साहब, क्या जो मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ हमारे देखने वाले, कि वाकई में कानून शायद मजीद सख्त करने की जरूरत है और यही एक रुकावट है कि जो लोग इस धंधे का या इस कारोबार में इस वक्त मुलव्वस हैं, इस बहुत बड़े गुनाह में हजारों लोगों की या खानदानों की जिंदगियां तबाह कर रहे हैं, उनको जेल तक जाना तो है, लेकिन मुसलसल वो वहीं रहे, मुस्तकिल तौर पर बंद रहें, जेलों के अंदर रहें या फिर सख्त सजा इसमें दी जाए। कानून का सख्त ना होना वाकई में एक रुकावट है। रियासतें हैं हमारे मुल्क में जिन्होंने ऑनलाइन बैटिंग को इनको बैन कर दिया है और वी आर येट टू अराइव एट दिस डिसीजन कि हमें करना क्या चाहिए। और जितना नुकसान हो रहा है, हमारी इकोनॉमी का नुकसान हो रहा है, हमारे नौजवानों का नुकसान हो रहा है, मुस्तकबिल जो है अंधेरे में जा रहा है, तो कब जो है हमारी सरकार जो इस पे इकदाम लेगी। और मैं ये कहूंगा कि मैं इसमें हाईकोर्ट में भी एक पीआईएल दायर करने वाला हूं, क्योंकि सरकार अभी हाल ही में जो पॉपुलर गवर्नमेंट जो है सरकार बनी है, अब उनकी जो है पावर्स, अथॉरिटी कितनी है, रूल्स, बिजनेस रूल्स अभी बने नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कोर्ट इसमें इंटरवेंशन करे, जल्द से जल्द करे, क्योंकि ये दिन ब दिन आप देख रहे हैं मुख्तलिफ जगहों से बड़े बड़े केसेस आ रहे हैं, हमारे जो नौजवान है वो तबाह बर्बाद हो रहे हैं। तो बाकी रियासतों में अगर आपने देखा होगा कि रियासती सतह पर जो लेजिस्लेशन हुई है उसको बैन कर दिया गया, ऑनलाइन बैटिंग को बैन कर दिया गया। तो लेजिस्लेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और आप ये नहीं कह सकते, देखिए जेल में तब डाला जाएगा जब किसी कानून को वॉयलेट किया जाएगा। और अगर आपको कानून इजाजत दे रहा है कि आप ये गेम जो है, ये जो यहाँ पे मुख्तलिफ गेम, चाहे ऑनलाइन बैटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो तो कानून के तहत चल रही है, उसमें कोई गैर कानूनी तो चल रही। जब तक उसको रियासती सतह पर उसको लेजिस्लेशन नहीं किया जाएगा, असेंबली में पास नहीं किया जाएगा, उस बिल को नहीं लाया जाएगा, बैन नहीं किया जाएगा, तब तक ये तो चलता रहेगा। यानी हुकूमत के हाथ में है, वो कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया शेख आमिर साहब हमारे साथ इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए और अपनी कीमती आरा पेश करने के लिए, इस अहम तरीन मौजू और हसास मामले पर जिसमें मुसलसल कई रोज से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। यहाँ से जरा आगे बढ़ेंगे, बात कुछ एजेंसियों के छापेमारी के ताल्लुक से भी होगी। एनआईए की तरफ से छापेमारी इस वक्त की जा रही है, उसमें जरा एक अपडेट दे दें और उसके बाद सीधा कॉलर्स की तरफ चलेंगे। आप कॉल करना शुरू करें, आज थोड़ा ज्यादा वक्त आपको दिया है, 10 मिनट तक आप कॉल कर सकते हैं, तो कॉल्स शुरू करें, आपकी कॉल बराह रास्त प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले एक अपडेट एनआईए की छापेमारी का गौर। बिल्कुल, जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग से खबर आ रही है कि जनूबी कश्मीर के अनंतनाग ज़िला के मटन इलाके के अंदर जो एनआईए तहकीकाती एजेंसी है छापेमारी हुई है। बमजू मटन इलाके के अंदर जो कौमी तहकीकाती एजेंसी है एनआईए, उनकी जानिब से ये छापामारी की जा रही है। लेकिन इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात है, अपने नुमाइंदे के पास भी चलेंगे, वो इस हवाले से तफसीलात हमें बताएंगे। लेकिन जो ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि फ़िलहाल मिलिटेंसी के मामले को लेकर एनआईए की जानिब से ये छापामारी की जा रही है। आपको बताते चले कि जनूबी कश्मीर के मटन बमजू इलाके के अंदर आज सुबह पुलिस और एनआईए की टीम वहां पर पहुंची है बमजू इलाके के अंदर, और मिलिटेंसी का मामला बताया जा रहा है जिसकी तहकीकात की जा रही है। और इस सिलसिले में एनआईए की टीम पुलिस के साथ बमजू मटन इलाके के अंदर पहुंची है और वहां पर छापामारी के साथ साथ वहां पर पूछताछ भी की जा रही है। तफसीलात के लिए सीधा अपने नुमाइंदे फिदा हुसैन के पास चलते हैं। फिदा, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात है?
देखिए गौहर, मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग का बुमजू मटन इलाका है, जहाँ पे आज सुबह सुबह जो NIA की टीम वो वहाँ पे पहुंची और वहाँ पे छापामारी कार्रवाई जो है वो अभी भी बताया जाता है कि जारी है। हालांकि इस हवाले से कि कौन किस मामले में ये छापामारी हुई है, कौन सा मामला दर्ज हुआ है NIA के पास, जो NIA की टीम यहाँ पे पहुंची है, उसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आज सुबह सुबह जनूबी कश्मीर का ये जिला अनंतनाग का बुमजू मटन है, जहाँ पर ये छापामार कार्रवाई जो है NIA की तरफ से हुई है। कवर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन आपका। जनूबी कश्मीर से फिदा हुसैन अनंतनाग से तफसीलात फराम कर रहे थे। बमजू मटन इलाके के अंदर अभी भी तलाशी कार्रवाई जारी है। बमजू आज सुबह वहां पर NIA की टीम पुलिस के हमरा वहां पर पहुंची है, जिसके बाद ही अभी भी इलाके के अंदर तलाशी कार्रवाई जारी है। खबरों का सिलसिला यहां रोकते हैं। कुछ कॉलर्स हमारे साथ बात करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। कुछ जो कॉलर्स हैं वो इस वक्त फोन लाइन पर है, जो बात करना चाहते हैं और अपनी शिकायत या उनके जो भी मसाइल हैं हुकाम के सामने रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है, जब आप फ़ोन करें तो टीवी की आवाज़ आप बंद करें। अपने नाम, अपने इलाके का नाम ज़रूर बताएगा। पहले कॉलर देखते हैं कौन है और कहाँ से हैं। हेलो, नाम बताए जी। सोहेल श्रीनगर से अर्ज कर रहा हूँ। कल भी मैंने कॉल किया था। देखिए जी, एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज फी फिक्सेशन कमेटी के जब आप चेयरमैन लाते हैं, आपको उम्मीद होती है कि ये एक ऑनेस्ट आदमी होंगे जो प्रोटेक्ट करेंगे राइट्स ऑफ पेरेंट्स जम्मू एंड कश्मीर में। सरकार को क्या पड़ी कि एक वैसे जज को आपने फी फिक्सेशन कमेटी में लाया जिसको IB की रिपोर्ट थी, जिनको यहाँ से श्रीनगर से इलाहाबाद उस टाइम ट्रांसफर किया गया, और उनको आपने फी फिक्सेशन कमेटी का, वो भी एलिगेशंस पे। IB की रिपोर्ट थी, उनको जज साहब को जो है वकीलों के साथ ताल्लुकात थे। आपने इतने सेंसिटिव पोस्ट पे इस जज को बिठाया और उसने वहां पे हंगामा मचा दिया, धमल मचा दी, पेरेंट्स के जो राइट्स हैं उन पे डाका डाल दिया, इन वायलेशन ऑफ नॉर्म्स ऑर्डर्स इशू किए। सरकार ऑडिट करे, इस बंदे पे CBI इंक्वायरी लगाए। हम क्यों इसका खामियाजा भुगते? हम पेरेंट्स क्यों खामियाजा भुगते? ये वहां पे ऑर्डर्स इन वायलेशन ऑफ नॉर्म्स और हमारी जेबों पे डाका डाले। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। लेकिन बार बार हम कहते हैं ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल भी ऐसा नहीं जहां पर जाती तौर पर किसी की आप मुखालफत करें और किसी का नाम लेकर इस तरीके से करें। बहरहाल ये है कि आपका भी एक डेमोक्रेटिक सेटअप में सबका हक होता है आवाज़ बुलंद करने का, वो आप उठाएं। आपके पास शवाहिद हैं तो ज़रूर आप मजाज अथॉरिटी के पास जाएं। अगर आप इतना कुछ बता रहे हैं या आपका दावा अगर इतना सही है, यहाँ किसी का पर्सनली किसी को अटैक ना करें। ये आप ही से नहीं बल्कि सबसे भी गुजारिश है जो भी कॉल करेंगे। ज़ाती मामला किसी का तो है नहीं, आप अच्छा इशू डिस्कस करें। हम काफ़ी वक्त से देख रहे हैं स्कूलों के मामला, प्राइवेट इशूज़, प्राइवेट स्कूलों के मामला, अगर कोई नेक्सस है तो आप शवाहिद पेश कीजिएगा। अगर आपके दावे में सच्चाई हो तो हम ज़रूर ये उम्मीद करेंगे कि इंसाफ की फराहमी यकीनी हो। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नेक्स्ट कॉलर। हेलो, जी जल्दी से नाम बताएं, क्या मामला क्या है? जीशान आंचार पे जी, बात रखिए अपनी। अच्छा मसल यह कि ये अड़न 1700 बिल, मगर अ 1900 बिल पानस बाकी सारे 1700 9 मीटर एरिया योर। बे ब्या मसल रेत काल आब टोटल आफ लास कहें। पे आए PDD अफसर योर, अम कोर कमन तान फोन, इन दी क्या पाइप, सह दह ती साथ, सह आव इन तन। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैं शबीर बोल रहा हूँ। आसिफ और गवर साहब, मैं आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ, क्योंकि आप लोगों ने हर वक्त FMPSW की वो स्टोरी की है और उसमें अपना रिपोर्ट भी बनाया था। मगर बदकिस्मती ये है कि ऑनरेबल गवर्नर ने एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में उनका मसला हल किया था। उस पर उन लड़कियों ने और 2211 वालों ने उनका बहुत शुक्रिया किया कि उनका तनख्वाह का मसला, आज भी उनके पास 6 महीने की तनख्वाह बंद है। वो बेचारे इस सर्दी में और कोई बीमार है, कोई बच्चों का मसला है, वो परेशान है। कोई भी इसमें तक से मस नहीं हो रहा है कि आया हम क्या करें। वो जम्मू में वहाँ के वो रिप्रेजेंटेटिव डिप्टी CM से मिले हैं, वो उसने उनको यकीन दहाड़ी दी, मगर अभी भी 6 महीने, ये याद करेंगे कि 6 महीने, ये कोई डेलीवेजर नहीं है, ये परमानेंट मुलाजिम है। ये कौन सा हाल हो गया कि इन FMPSW को हर साल गुलिस्तान या और चैनल पर आना पड़ता है। और अब उन्होंने, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। इनने मुलाकात की है डिप्टी चीफ मिनिस्टर से भी और मुतलका वजीर से भी। हमें उम्मीद है कि मामलात
वजारत भी और उमर अब्दुल्ला साहब खुद जाती तौर पर भी देखें, बड़ी परेशानियां इन बेचारों की। नेक्स्ट कॉलर। हेलो हेलो, नाम बताएं, कहां से? जी मैं अभी बात कर रही हूँ महजूर नगर एरिया से। जी सर, एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे ना, कुछ टाइम पहले यहाँ पे थोड़ा सा रोड को ठीक किया गया था, लेकिन इफ यू विल क्रॉस दैट जवाहर नगर बांध उस वाली साइड से, व्हाट अबाउट द इंटीरियर जहाँ पे असली लोग रहते हैं, लोकेट है, पानी इतना ज्यादा भर जाता है कि वहाँ पे लोग एकदम चल नहीं पाते। एंड यू नो कि अभी रेनफॉल या फिर स्नोफॉल का सीजन आने वाला है। व्हाट अबाउट दैट? अगर गवर्नमेंट बोलती है कि हमने सारे रोड्स वगैरह ठीक किए, व्हाट अबाउट द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ जहाँ पे लोग रहते हैं? या तो उनको वहाँ पे परमिशन ही नहीं दें कि आप वहाँ पे घर बनाए, ठीक है? अगर आप घर बनाने की परमिशन दे रहे हैं, वी आर पेइंग टैक्स, व्हाट वी आर पेइंग फॉर? आपके कंसर्न एमएलए कौन है? Actually, I don't know the name of the MLA, but it is concerned of the government कि वो एक बारी देखें। एग्जैक्ट लोकेशन क्या बताया आपने? महजूर नगर, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेन फर्स्ट। अगर आप किसी भी इंटीरियर्स में जाएंगे, देयर इज नो रोड कनेक्टिविटी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और हमें जो जानकारी है, आज के वक्त में मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ब्लैक टॉपिंग का सिलसिला भी शुरू हुआ है और महजूर नगर इलाके में अगर इस तरह की शिकायत है, ज़रूर कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ देखें और मुतलका एमएलए भी ज़रूर इस प्रोग्राम के जरिए आपकी बात उन तक पहुंची है। नेक्स्ट कॉलर हमारे। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सफाकुल अब्दुल मजीद आज को जनाब 20 तारीख वन सैंतिक बनस्पति सैंतिक वर्कर ना तनख्वाह कहीं राजा करान अमिच अस गत ना ये कोड फाक ये हकीकत अत पोस आय कत अत बोल पे करोड़ बोध रोपये तम गई अफसर इंजन जानन मज सह रोद कथी अस बना सफाकुल गरन मज बिहन तुसा रेत काल फाक करोड़ बोध रोपये हिंदुस्तान पे दुनिया रोपये तम अफसर गर कम हेत आज ता हिसाबा अस गवर्नर वरियन 5-10 तम हेनक हिसाब तमो कमिस हिसाब ये प्रश्नस सारी पे मस्ती सारी पे करोड़ बोध रोपये खोक रोपये आय गैस बनावोस वन बन गैस अत वन बन क्या कहें तम खैक सोना माफिया बड़ बड़ माफिया इन करोड़ बोध प्रॉपर्टी इन कम प्रुस अगर रिटायर मुलाजिम करोड़ों बदे रोपये प्रॉपर्टी प्रसान का। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जहां जहां पर संगीन किस्म के इल्जामात लगते हैं, वहां पर आप जरूर शवाहिद अथॉरिटीज के सामने रखें, नोटिस में लाएं मामलात, और उसके बाद काम इंतजामिया का है कि वो तहकीकात कैसे करें। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो, जी जी, नाम बताएं, कहां से? मालबाग। जी मालबाग। जी जी, यहाँ रोड वाइडनिंग थी हमारे एरिया में। अच्छा, वो हुई नहीं। रोड वाइडनिंग नहीं हुई है? रोड वाइडनिंग नहीं हुई है, उसको निशान भी डाल के। ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी है? मतलब आपका हल्का कौन सा है? एमएलए साहब कौन है आपके? वो नहीं मेरे को मालूम है। बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। जरूर कंसर्न लोगों के नोटिस में लाया करें, खास तौर से एमएलए जो कल तक मुख्तलिफ इलाकों में नकलो हरकत कर रहे थे, तो उनसे जरूर जवाब तलब कीजिएगा अपने इलाकों में। यही तो वो मामलात थे जो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, यही मामलात उनके नोटिस में लाने और यही काम उनका है। और ऊपर से भी सख्त डायरेक्शंस हैं उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से भी कि जो कोई अगर नहीं सुनता तो उनके ग्रीवेंस सेल तक बात पहुंचाएं। नेक्स्ट कॉलर। हेलो, लाइन ड्रॉप हुई है। नेक्स्ट कॉलर इंतजार कर रहे हैं, अपना नाम बताएं, कहां से? हेलो, नाम बताएं, कहां से? चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। हेलो हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिक्वेस्ट उमर आबाद जानपुर पे नूरा अस्पताल। प्रॉब्लम स्मार्ट सिटीज गाड़ी कहें लाल चौक गसान गाड़ी सो शालटेन तन प्रॉब्लम हेकान बस कर बोल, खास कर लेडीजन ज्यादा प्रॉब्लम गसान। इसलिए सोन रिक्वेस्ट कि उमर आबाद ब्रोट पान शालटेन पे बस नंबर 6 गसान उमर आबाद पे गए थोड़ा आराम से। चलो, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी कॉलर्स का। वक्त बहुत कम अब रह गया है,
थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने कॉल की, जो नहीं कॉल कर सके, कल दोबारा कॉल करें। चारों नंबर्स, चारों लाइंस आपके लिए ओपन है और एक हेल्प स्थान पर लगातार चल रहा है, उस पर भी आप कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। चलते चलते मुख्तलिफ इलाकों का वेदर अपडेट या फिर अलग अलग इलाकों के अंदर जो रात का टेम्परेचर रहा उससे भी जरा आगाह करते चलें। और इस वक्त श्रीनगर, जम्मू और बानिहाल के महकमा मौसमियात के दफातर से जो कंफर्मेशन की जा रही है, श्रीनगर में कम से कम माइनस जो टेम्परेचर जा रहा था वो थोड़ा सा पिछले कुछ दिनों के मुकाबले कम हुआ है, 0.5। काजीगुंड में 0.2, कुपवारा में भी माइनस 0.5, पहलगाम में -4.6, गुलमर्ग के अंदर -5.2। ये पहले 5 अहम तरीन मकामात। सोनमर्ग में भी 3 के आसपास, कुकरनाग में 1, पुलवामा में 1.7, बडगाम में 1 और शोपियां के अंदर भी जो सरतरीन मकामात में से सरल फहरिस्त रहा 1-2 दिन के लिए, लेकिन अब थोड़ी सी चीजें नॉर्मल हुई हैं। जम्मू में नॉर्मल है, बनिहाल नॉर्मल है, कटरा के अंदर भी 7.4, किश्तवाड़ के अंदर 1 और जो माइनस टेम्परेचर भद्रवाह और बनिहाल के अंदर जा रहा था वो थोड़ा बेहतर हुआ है। वो जो दाएं बाएं बर्फबारी हुई है, मैं बार बार कह रहा था, टेम्परेचर थोड़ा सा उस वजह से भी ठीक हुआ है। सांबा में 13 नॉर्मल है, पुंछ में 6 और आज दिन में मुख्तलिफ इलाकों के अंदर धूप खिली रहेगी। करगिल के अंदर माइनस टेम्परेचर 11 तक पहुंच गया है। लेह में 9.0 यानी 9 और -13 दुनिया के सबसे बुलंद तरीन और सख्त तरीन मकामात में से या कोल्डेस्ट प्लेसेस में से एक द्रास, -13 मिनिमम टेम्परेचर रात का। सुधार या बेहतरी की उम्मीद है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बर्फबारी हुई है। वेदर अपडेट के साथ प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। आसिफ रशीद और गौहर कुची को आप इजाजत देंगे। प्रोग्राम सलाम जेके में बस इतना ही। मजीद खबरों, तज्जियों और तबसरों के लिए विजिट कीजिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर।